मेरे पिता जो है वो बहुत ही एक आत्म केंद्रित, स्वार्थी और असरोकारी व्यक्ति थे। पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, चोरी चोरी पढ़ते थे। तो मुझे याद है कि हम लोग फ्रॉक पहनते थे तो अंदर खोस के जाके टॉयलेट में घंटों बैठे रहते थे। मैं यही सोचती थी कि मैं बड़ी होकर एक संगीतकार बनूंगी, एक अच्छी गायिका बनूंगी। अच्छी गायिका क्या होती है ये बिना जाने भी। मेरा जो हॉकी वाला ड्रेस था उसको फेंक दिया गया और हॉकी छुड़ा दी गई। पूरे शहर में शोर था और मेरे घर में बवाल मच गया, क्योंकि शशि की बदनामी थी कि ये लड़के और लड़कियों को बर्बाद कर देता है, पूरा घर बर्बाद कर देता है। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी बना देता है उनको। बिना किसी परंपरा के, बिना किसी पंडित के 24 अगस्त को हम लोगों ने शादी की, कोर्ट मैरिज किया और फिर घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक पार्टी थी। बहुत सारी ऐसी लाइनें काम करते हुए, लोगों के बीच जाते हुए, वो देखते हुए दिमाग में आती हैं और वो छूट जाती हैं। बहुत सारे डायरी में ऐसी लाइनें नोट्स होती हैं, बाद में जब उठाओ तो याद ही नहीं आता है। देखिए, क्रांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई रेशम की कसीदाकारी नहीं है। एक राज्य सत्ता को गिराकर दूसरी राज्य सत्ता आती है। उन मजदूर औरतों की इंदिराजी हिंदी कविता में क्यों नहीं है जो गारमेंट फैक्ट्री में सुबह से शाम तक खट रही हैं, जिन्हें पेशाब करने जाने तक का टाइम नहीं है। कविता व्यक्तिगत चीज़ नहीं होती है, ठीक है। व्यक्तिगत तभी तक होती है जब एक रचनाकार उस रचना को लिख रहा रहता है। अपने गद्य में और पद्य में तमाम संभोगा आसनों से ऊब चुके हैं, उनके साथ ठिठोली करती हुई ये स्त्रियां दिखती हैं। लोगों को अविश्वसनीय लग सकता है कि लोगों से सहयोग छुटाकर 400-450 किताबें हम लोगों ने छाप ली। हमारा संगठन जहाँ जो गड़बड़ है राजनीतिक रूप से, विचारधारात्मक रूप से, वहाँ उसकी आलोचना करता है और किस तरह से होना चाहिए उस तरह से वो अपने कामों को अपने कामों के माध्यम से दिखाता है, खाली बातों के माध्यम से नहीं दिखाता। मैंने साहित्य से कभी कुछ चाहा ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज हम लखनऊ में हैं। हमारी हिंदवी की पूरी टीम लखनऊ में एक कवयित्री, एक लेखिका से बात करने यहाँ आई है और हमारे साथ एक ऐसी कवयित्री हैं, एक ऐसी लेखिका जिन्होंने पितृसत्ता के दुर्ग द्वार पर दस्तक दी और एक हलचल सी पूरे साहित्यिक परिदृश्य में मच गई। 1988 में जिन्होंने हॉकी खेलती लड़कियों को केंद्र में रखकर एक कविता लिखी और ख़ासी लोकप्रिय हुई। आज भी जब जब महिला हॉकी टीम जीतती है या हॉकी खेलती है तो उनकी कविता याद की जाती है, उनकी कविताओं के रील्स बनते हैं। इसके अलावा जब उन्होंने 7 भाइयों के बीच चंपा लिखी तो ख़ासी लोकप्रियता उनके हिस्से आई। इस पौरुषपूर्ण समय में इसके अलावा कुछ जीवंत, कुछ ज्वलंत, बहुत सारी उनके कविता संग्रह हैं। इसके अलावा समय समय पर राजनीतिक मुद्दों पर दखल देती रहती हैं, साहित्यिक राजनीति पर भी चोट करती रहती हैं और कहती हैं कि आज के समय में अगर आप प्रेम कविताएं लिख रहे हैं तो आप प्रेम कविताएं लिखकर आज की राजनीति पर बात करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने एक समय पर खुद प्रेम पर कविताएं लिखी हैं। इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उनकी कविता की एक बहुत फेमस पंक्ति है कि मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। मैं शायद ऊपर नीचे कर रहा हूँ। वो कहती हैं कि मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, इससे आज़ादी छिन जाने का ख़तरा रहता है। कात्यायनी, बहुत स्वागत है कात्यायनी जी। जी शुक्रिया। संगत में जिस कविता का मैं जिक्र कर रहा था वो आपने अपनी परिचय वाली कविता आपकी वो है जिसमें आप कहती हैं मुझ पर बहुत अधिक भरोसा मत कीजिए। नाम जरूर कठिन है मेरा। हाँ, आप कहती हैं मत कीजिए मुझ पर बहुत अधिक भरोसा, इससे बहुत घुटन होती है, छिनती है आज़ादी भी। क्यों इस तरीके की बात करती हैं? ये कविता तो पूरा आप कहिए तो एक उसमें लिखा है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को आप ऐसा सोच लें कि ये ऐसा ऐसा करेगा या इसे ये करना चाहिए और उस पर एकदम भरोसा करने लगता है कि है, तो उससे क्या होता है कि वो व्यक्ति उसमें बंध जाता है। ठीक है। एक होता है कि वह स्वच्छंद, जैसी उसकी सोच बनती है, जैसा इसके विचार होते हैं, जैसा वह जीवन के बारे में, लोगों के बारे में, समाज के बारे में जैसा वह सोचता है, जब जैसा सोचता है और जो भी अपनी भूमिका तय करता है वो
उस तरह से वो जीने लगता है। तो कोई भी ऐसी अपेक्षा या ऐसा भरोसा अगर कोई करता है तो आदमी उस फ्रेम में बंध जाता है। इसलिए मैंने ये शायद लाइन लिखी है। और ये कविता बिल्कुल अलग मिजाज की कविता है और इसमें जो बात कही गई है उन बातों के कई अर्थ निकलते हैं। हाँ, उनके पीछे से कई अर्थ निकलते हैं। और जाहिरा तौर पर किसी भी कविता की व्याख्या करना मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम होता है कि वो अपनी उन लाइनों की व्याख्या कैसे करे, किस तरह से करे कि जब वो कर रहा है तो वो पूरी तरह से संप्रेषित हो जाए सामने। लेकिन आज इस मुश्किल में डालने की कोशिश मैं आपको करूँगा। ज़रूर। 1959 में आपका जन्म होता है जी। गोरखपुर में। कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए, बचपन की क्या यादें हैं, ख़ास तौर पर गोरखपुर की और माता पिता की। देखिए, मेरा जन्म तो गोरखपुर जैसे छोटे शहर में एक ऐसे परिवार में, सामंती मूल्यों और संस्कारों वाले परिवार में, जहाँ संयुक्त परिवार टूट रहे थे, वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे परिवार में माता पिता के अलावा हम लोग 7 भाई बहन थे और साथ में मेरे दादी और बाबा रहते थे। लेकिन ये मेरे जो मेरे असली दादा थे उनके भाई और उनकी पत्नी, हम लोगों ने उन्हीं को अपना दादी दादा समझा क्योंकि बचपन से हम उनके साथ रहे। मेरे पिता जो है वो बहुत ही एक आत्म केंद्रित, स्वार्थी और असरोकारी व्यक्ति थे। और हम सारे भाई बहनों की परवरिश में अगर आप कहें तो मेरी जो शिक्षिका माँ थी उनका पूरा हाथ रहा है और मेरी वो दादी, क्योंकि मेरी माँ का भी पूरा जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा है। क्योंकि जब से बचपन में हमने उनको देखा वो पढ़ाने के लिए किसी स्कूल में, बाद में तो उनकी परमानेंट नौकरी लग गई, वो जाती रहीं। और जब वो हमें छोड़ के जाती रहीं तो दादी थीं जो हमें देखती थीं। तो और फिर उसके बाद और घर का जो माहौल था उससे आप समझिए एक बगावत के तौर पर मैं घर पे रहती ही नहीं थी। मेरे बहुत सारे दोस्त थे मोहल्ले में, लड़के और लड़कियां, उनके बीच में भागी रहती थी, खेलती रहती थी। बहुत सारे खेल उस समय जो हुआ करते थे, कबड्डी हो गया, आइस पाइस हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, ये सारे खेल मैं खेलती थी। और चूँकि थोड़ी तगड़ी थी तो कोई झगड़ा वगड़ा होता था तो मैं लड़कों को अच्छे से पीट भी देती थी और शिकायतें भी आती थी घर पे, जिससे घर में बहुत डांट मुझे पड़ती थी। सबसे अपने सारे भाई बहनों में डांट खाने वाली लड़की मैं ही थी, क्योंकि मैं ही थी जो घर से ज़्यादा मैं बाहर रहती थी। अगर रोक दिया जाता था तो छुप छुपा के बाहर चली जाती थी। और मेरी बहुत बड़ी जैसे सर्किल थी लड़के और लड़कियों की। और आप कहिए कि उस समय अगर कहा जाए तो सही में उनकी नेता ही थी कि किसी ने कोई लड़ लिया, कुछ हो गया तो जाके बीच बचाव करना, जो गलत हुआ, जो सब होता है बच्चों में, वो सारा कुछ मैं करती थी। तो चूँकि मेरे पिता जो है वो बहुत ही आत्मकेंद्रित, माने उनका बड़ा अंतर्विरोधी चरित्र था। क्योंकि बचपन से हमने सुना था वो सुबह उठते थे तो वो हमेशा जयशंकर प्रसाद की एक कविता गुनगुनाया करते थे, बीती विभावरी जागरी अंबर पनगर डिबो रही। वो जैसे कानों में आज भी बजता है। लेकिन परिवार से, बच्चों से, बच्चे पैदा तो उन्होंने किए, पत्नी तो उनकी थी और परिवार तो उन्होंने बनाया, लेकिन उसका ख्याल करना, वो करना। क्या क्या करते थे पिता? वो रेलवे में नौकरी करते थे। तो सब कुछ माँ और मतलब कि, और माँ मेरी बहुत मेहनती थी, बहुत उदार थी और बहुत मानती थी बच्चों को। सब गलत मांगे भी मान लेती थी, गलत सही सब, कभी मारती नहीं थी, मतलब कभी उन्होंने मारा नहीं। पहले के बच्चे तो थोड़ा सा मारपीट भी घर में हो जाती थी ना, तो उन्होंने कभी नहीं मारा। और पिता कभी मुझे पकड़ नहीं पाए मारने के लिए, इसलिए कि वो जब भी पकड़ने की कोशिश करते थे मैं भाग लेती थी। तो पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं औसत थी, पास हो जाती थी। स्कूल जाना मुझे इसलिए अच्छा लगता था कि मेरी 2 लड़कियां स्कूल में बहुत सारी दोस्त थी। खासतौर से अगर बरसात हो तो उस दिन मैं ज़रूर स्कूल जाती थी, क्योंकि हम लोग पैदल जाते थे उस समय,
किसी किसी के साथ तो भीगते हुए जाना, फिर पहले रेनी डे हुआ करता था, छुट्टी हो जाना, फिर खूब घूमते हुए आना। तो वो होता था, औसत थी पास हो जाया करती थी, बहुत अच्छी कोई आप कहिए स्टूडेंट वो थी, तो वो मैं नहीं थी। और साहित्य से वास्ता कब पड़ा आपका? देखिए, साहित्य से सही मायने में पूछिए कि सच्चे साहित्य से कब वास्ता पड़ा, क्योंकि विषय के तौर पर तो साहित्य में पढ़ती ही थी। शुरू से मैंने पहला इंटर किया, बीए किया, बीए में भी विषय। लेकिन जैसे एक होता है कि मतलब उसको उस तरह से वो करना, जैसे मैं सीरियस नहीं थी पढ़ाई के प्रति, क्योंकि सीरियस इसलिए नहीं थी, किसी चीज़ के प्रति मैं सीरियस नहीं थी। ये आप कब तक की बात कर रही हैं? ये मैं आपको बता रही हूँ कि 76 तक की बात आपको मैं बता रही हूँ अभी, मतलब 16-17 साल। हाँ। और पढ़ लेती थी क्योंकि घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं था, बड़ा घुटन भरा माहौल था, तो हमेशा घर से भागने की वो रहती थी। और आपको शायद मैं बताना चाहूँगी, बड़ी दिलचस्प बात है कि मैंने भाग भाग के इतनी फिल्में देखी हैं कि लड़के क्या देखते होंगे। और भाग भाग के मैं फिल्में देखती थी सब। उस समय हम लोग के समय में जितनी फिल्में हो, रंजिता हीरोइन थी, और डॉन, और तमाम जब है राजेश खन्ना की, शशि कपूर की, अमिताभ बच्चन की, भाग भाग के फिल्में स्कूल। और पैसे फिल्में देखने के? पैसे मेरी माँ जिस दिन तनख्वाह पाती थी ना, पैसा पाती थी, तो समझ लीजिए 6-7 दिन तो बड़ी मस्ती के दिन रहते थे, क्योंकि वो पैसा बचाती नहीं थी। जिसको जो ज़रूरत है, जो देना है, जो लेना है, सब वो दे दिया करती थी, मतलब मांग लो वो दे देती थी। और कभी कभी सारी दोस्तें जो 4-5 इस टाइप की थीं, उसमें 1-2 पढ़ने वाली भी थीं जो लगातार नाक बहुत सिकोड़ती भी थीं, और हम लोग के साथ का लालच भी नहीं छोड़ पाती थी। हम लोग के संगत को स्कूल में टीचर कहती थी कि ये तो वसंत पंचमी है, तो कुछ अजीब अजीब सा वो देती थी। सबसे पीछे बैठते थे, जो कोई फिल्म देख के आता था तो पीछे बैठ के सारी फिल्म की स्टोरी पूरे अभिनय के साथ मैं भी सुनाती थी। पूरे में उसमें वो सब डिंगा लाला आ रहा है, ये आ रहा है, सब बोल बोल के ये करते थे। तो इस तरह बहुत सीरियस नहीं थे, इसलिए साहित्य को भी बहुत सीरियसली नहीं लिया। हाँ, ये ज़रूर है कि इतने दौर में, क्योंकि मेरे जो पापा थे वो मतलब हिंदी साहित्य के, इकोनॉमिक्स के, आर्ट्स के बहुत अच्छे वो थे। अब उनका बैकग्राउंड जैसा था उस पर हम नहीं जाते हैं, कैसे वो ऐसे बने। तो वो भी खूब पढ़ते थे, जैसे जासूसी उपन्यास भी पढ़ते थे, ये साहित्य भी पढ़ते थे, जासूसी। तो मैं बहुत ज़्यादा जासूसी उपन्यास पढ़ती थी, इब्ने सफ़ी का, वेद प्रकाश का, और वो सारा पढ़ती थी। इसके अलावा रानू राजवंश टाइप जितने आते थे ना, वो जो बड़ा कल्पना लोक में विचरण कर आते थे, उनको मैं पढ़ा करती थी। ये और पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, चोरी चोरी पढ़ते थे। तो मुझे याद है कि हम लोग फ्रॉक पहनते थे तो अंदर खोज के जाके टॉयलेट में घंटों बैठे रहते थे लेके किताब, और मस्तर है कहाँ चले गए पढ़ने के लालच से, या सीढ़ियों पे जाके बैठते थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस तरह से करते थे, और उसी में आया है। लेकिन तो एक उत्कृष्ट साहित्य से इन सब चीज़ों ने पढ़ने का चस्का तो लगाया ही कम से कम। पढ़ने का एक चस्का था, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में पहले तो कंप्यूटर, टीवी ये सब हुआ नहीं करता था, तो हम लोग मोहल्ले में जगह जगह घूमते रहते थे, किताब है प्लीज़ दे दो दे दो दे दो, या जो सेकेंड हैंड किताबें लगती थी पैसा जुटा के 5 पैसा 10 पैसा दे के ले आते थे, ये करते थे। लेकिन उस तरह का उत्कृष्ट साहित्य नहीं पढ़ते थे। अच्छा, जब उस समय आप पढ़ रहे थे ये सारी चीज़ें, जासूसी उपन्यास हो गया या बाकी तमाम चीज़ें, किसी तरह का विचार कोई मन में मतलब आ रहा था क्या उस समय कि ये ऐसा क्यों लिखा है, इसको ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए था, वगैरह वगैरह? नहीं, देखिए वो एज भी, पहली बात ये है कि जिस तरह के संस्कार बहुत सारे लेखकों कवियों को बचपन से पड़ जाता है, उस तरह का संस्कार हमारे परिवार में नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये सारा पढ़ते थे, तो एक तो बहुत ही कह के मनोरंजन बहुत अच्छा होता था। दूसरे रानू राजवंश टाइप की चीज़ें पढ़ने के बाद उस उम्र में आदमी कल्पना लोक में जीने लगता है। बहुत वो होता है, और बहुत सारी कामनाएं करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, और मतलब जैसे ठहर के सीरियसली किसी चीज़ पर सोचना बैठना वो उस समय नहीं था इस रूप में। एक बगावत थी परिस्थितियों के प्रति, एक विद्रोह था जो हम सोसाइटी में जब देखते थे। जैसे हमारे वहाँ बर्तन मारने, मतलब हमें पैसे उसी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मिलता नहीं था, वो अजीब सा पूरा माहौल था। तो
वो सब देखते थे कि अपनी माँ को भी देखते थे कि वो खास जो उस क्लास से आती हैं काम करने वाले, उससे उनके प्रति बहुत सिंपैथेटिक रहा करती थी और बहुत पैसा है, कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें वो दिया करती थी। वो सारी चीज़ें बहुत प्रभाव डालती थी और इस घर के पूरे माहौल से भागने के लिए आदमी वो उस तरह की किताबें पढ़ता था, मतलब कि इससे कि वो दिमाग में कोई चीज़ रहे ना, या बाहर जाके खेलता था। तो वो जो सीरियस किस्म का जो साहित्य जैसे आप कह रही हैं अंडरकोट, वो कब से पढ़ना शुरू किया? देखिए, मैंने वहाँ रहते हुए पढ़ते हुए बीए जब मैंने पास किया तो मैंने सबसे पहला काम किया कि मैंने एक स्कूल में जाके नौकरी कर ली। ठीक है, बीए गोरखपुर से? गोरखपुर से, एमए एमफिल सब गोरखपुर से ही किया मैंने। जाके मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली। वहाँ मुझे संगीत सिखाना था और पढ़ाना था। बाकी समय में एनुअल फंक्शन होता था तो उसकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी और सारी चीज़ें उसमें मैं बहुत लिखती थी। कोई नाट्य रूपांतर करना है किसी चीज़ का, उसमें जो मेरी समझ थी उस हिसाब से उसमें नाटकीयता लाने की कोशिश, वो सब मैं करती थी। तो मैंने जाके वहाँ पर कर ली। आपको एक बात बताएं कि जब मैं पढ़ती थी, इंटर तक में थी, तो मुझे संगीत का बहुत शौक़ था और विषय के तौर पर भी मैंने संगीत लिया था। गाती थी? हाँ, गाती थी। और लोग कहते हैं कि अब तो उतना नहीं, समूह में गा लेते हैं, और लोग कहते हैं कि अच्छा गाती थी। संगीत चूँकि मुझे बहुत मैं यही सोचती थी कि मैं बड़ी होकर एक संगीतकार बनूंगी, एक अच्छी गायिका बनूंगी। अच्छी गायिका क्या होती है ये बिना जाने भी, बस मुझे अच्छा लगता था। मैंने संगीत लिया था। जो मेरी टीचर थी वो बहुत ही प्रभावित रहती थी मेरे गाने से। लेकिन आप जानते हैं कि संगीत के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बाहर भी रियाज़ करना पड़ता है, तो वो सब हमारे घर में नहीं हुआ, तो संगीत छूट गया। दूसरा काम मैं करती थी कि मैं हॉकी खेलती थी, और हमारी कॉलेज की जो टीम थी वो सबसे बढ़िया टीम थी गोरखपुर शहर के सारे कॉलेजों में। और उसकी कैप्टन जो थी वो प्रेम माया थी, जो आकर जो है वो बाद में जाकर राष्ट्रीय पैमाने का जो वो था उसकी कैप्टन बनी और रूस जा खेली, बहुत नाम हुआ उसका। लेकिन हमारी हॉकी एक दिन जो है तोड़ दी गई। मेरा जो हॉकी वाला ड्रेस था उसको फेंक दिया गया और हॉकी छुड़ा दी गई। उसकी बहुत सारी छवियां आप हमारी हॉकी खेलती लड़कियां कविता में देख सकते हैं। लेकिन मुझे शौक़ था बहुत ज़्यादा और मैं बहुत रोई थी, मुझे बुखार हो गया था जिस दिन मेरी हॉकी तोड़ी गई, और मैंने खाना वाना सब छोड़ दिया था। लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो उस समय तो जब मैंने बीए कर लिया तो मैं सबसे पहले जाके एक स्कूल में मैंने नौकरी कर ली। अब यहाँ से मेरे जीवन में एक मोड़ आता है, एक टर्न लेता है मेरा पूरा जीवन जैसे कहिए। तो शशि प्रकाश थे, वो ये 70 के दशक के बहुत ही चर्चित कवियों में वो माने जाते थे। बाद में उन्होंने राजनीतिक जीवन चुना था और वो आपातकाल के पहले ही वो रहा, और मेरे ख्याल से शायद 77 में वो अपने पीएचडी के सिलसिले में दिल्ली चले गए थे। लेकिन वो मेरे भाई के दोस्त थे, मेरा जो बड़ा भाई है उसके दोस्त थे, और वो बचपन से आते थे घर पे। इंटर में पढ़ते थे और मैं जो है वो शायद 6वीं 7वीं में पढ़ती होंगी। मैं देखती थी, बल्कि मजाक भी बहुत ज़्यादा उड़ाती थी, क्योंकि वो कवि थे, कवि के रूप में प्रसिद्ध थे पूरे शहर में, तो उनका पूरा वो देख के। लेकिन जब मैं पढ़ाने लगी तो 78 में समझिए राष्ट्रीय जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा एक बना था। उसकी इकाई संचेतना, गोरखपुर में नाट्य इकाई थी संचेतना, जो लाल बहादुर वर्मा के घर में चलती थी। शशि भी वहाँ थे। भंगिमा पत्रिका निकलती थी जो शशि और लाल बहादुर वर्मा मिल के देखते थे उसको। बहुत चर्चित उस दौर की पत्रिका थी, बहुत सारे साहित्यिक कार्यक्रम हुए थे। मतलब ये सारी चीज़ें तो हमें बाद में पता चली, जिसे मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पर गोदान नाटक, संचेतना में गोदान नाटक का मंचन करने का तय किया गया। तो शशि मेरे स्कूल में आए और उन्होंने कहा कि तुम लोग जो है उस नाटक में रोल करो। तो हम 2 लोग गए थे नाटक में रोल करने, और मैंने गोबर की पत्नी झुनिया का रोल किया था, और मेरी दोस्त थी प्रोमा घोष, वो भी वहाँ पढ़ाती थी, उसने माता दीन की पत्नी सिलिया का रोल किया था। अब जब मैं उस ग्रुप में घुसी संचेतना में, वो सांस्कृतिक इकाई थी,
तो नाटक तो करते ही थे, लेकिन उसके अलावा शशि उस समय दिल्ली रहते थे, बीच बीच में आते थे, लेकिन जब आते थे तो महफिल जमती थी पूरी, उसमें देश दुनिया की बातें, कविताएं। उसी समय मुझे सारे कवियों से जैसे परिचय हुआ मेरा। हाँ। नाजिम हिकमत हो गए, पाब्लो नेरुदा हो गए, लोरका हो गए, मुक्तिबोध हो गए, सारे कवियों से परिचय। और न केवल कविताओं की बात होती थी, बल्कि उसकी सैद्धांतिक, साहित्य के सैद्धांतिक, जो बहुत मेरे समझ में नहीं आता था, लेकिन अच्छा लगता था सुनना। यानी वो ऐसा पॉइंट था जिसने आपको एकदम से साहित्य की तरफ पूरा का पूरा मोड़ दिया। हाँ, वो तुरंत तो नहीं मुड़ गए, मैं नाटक ही करती रही, और उस बीच हम लोग के बीच वो टर्निंग पॉइंट था। लेकिन हाँ, टर्निंग पॉइंट था हमारे जीवन का। एक हिस्सा वो हुआ, ये दूसरा ये मेरा वो था। और उस बीच जाहिरा तौर पर हम लोग के बीच में जो है वो प्यार हुआ, और मेरे घर में और पूरे शहर में, पूरा शहर जानता था हम लोगों के बारे में। धमकी भरे फ़ोन आते थे, एक फ़ोन लैंडलाइन वाला लाल बहादुर, धमकी भरे फ़ोन आते थे, और सारी चीज़, पूरे शहर में शोर था। और मेरे घर में बवाल मच गया, क्योंकि शशि की बदनामी थी कि ये लड़के और लड़कियों को बर्बाद कर देता है, पूरा घर बर्बाद कर देता है। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी बना देता है उनको। वो क्रांति के रास्ते पर चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ के, घर बड़ा इस रूप में था। तो मेरे माँ बाप कहे कि देखिए हमारे घर की लड़की ही मिली थी ये, जो है इसने इसको ऐसे कर दिया। और बहुत बगावत हुआ, लोग पहुंच जाते थे, मतलब वो पूरा किस्सा है। आपने घर वालों को कैसे समझाया फिर? नहीं, मैंने समझाया ही कहाँ। मुझे जो करना था मैंने वो कैसे कैसे किया, वो एक अलग कहानी है। कैसे मैं घर रात में नाटक करके पहुंचती थी, तो कैसे मैंने रास्ता बना। मेरा घर बहुत बड़ा है गोरखपुर में, मतलब अब तो हमने दे दिया है संगठन को, वो एक मोहल्ले से शुरू होता है, दूसरे मोहल्ले। तो कैसे मैं सुबह जब जाती थी पढ़ाने, तो जो छत से उतर के, छोटी वाली छत थी, उसके पीछे मैदान था, वहाँ कैसे रास्ता बना के जाती थी, अपना कपड़ा दरी छत पर डाल के जाती थी, और कैसे उससे चढ़ के मैं आती थी, क्या क्या। वो बहुत उस दौर में गोरखपुर जैसे छोटे शहर में ये होना, और फिर घर वालों को मजबूर होना पड़ा कि, और क्योंकि इस पर भी कि बिना किसी परंपरा के, बिना किसी पंडित के 24 अगस्त को हम लोगों ने शादी की, कोर्ट मैरिज किया। और फिर घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक पार्टी थी, ठीक है। तो ये बाद में तो कहा ही गया होगा कि देखिए जो डर था वही हुआ, क्रांतिकारी बना ही दिया। हाँ, वो तो मैं बन चुकी थी जब मैंने शादी किया। इतना तो मैंने सोच लिया था कि मुझे वही करना है, क्योंकि शशि समझाते थे कि देखो ये कैसा है, एक ऐसा समाज, ऐसा इस तरह का जिसमें इंसान बराबर होगा, स्त्री पुरुष बराबर होगा, सब। तो मुझे बड़ी मतलब प्रभावित करती थी वो बातें। और वो क्यों मुझे अलग से ही नहीं बताते थे, मुझे छोड़ने जाते थे तो रास्ते में कुछ बात हो गई या कुछ हो गई, और कहा था कि देखो कुछ भी हो जाए, छोड़ना मत, नाटक करना। हम कहे नहीं छोड़ूंगी, वो तो मैंने तय कर लिया है, क्योंकि वो चले जाते थे फिर बाद में। तो इस तरह से हुआ, फिर शादी हुई। हमारे भाई बहनों ने विरोध नहीं किया, बाकी सभी लोगों ने विरोध किया, सारे रिश्तेदारों ने विरोध किया। घर पर आके घंटों मीटिंगें होती थीं, और गुस्सा कि मेरी माँ जो कभी नहीं गुस्साती थी, पहुंच जाती थी कि चलो चलो चलो। तो बहुत बहुत नाटक हुआ उसमें। फिर हम लोगों ने कर ली शादी कर ली। और उसके बाद, और शादी के पहले ही मुझे, देखिए सबसे पहला, जब इसमें आने के पहले, थोड़ा आगे पीछे हो रही है मेरी बात, इसमें आने के पहले मैंने सबसे पहला अगर कोई पढ़ा था वो तो उनका पढ़ा था, धर्मवीर भारती का गुनाहों के देवता। और मैं पागल हो गई थी एकदम से। टीनेज का उपन्यास, वो तो जो पढ़ता है, अगर कहिए स्तरीय चीज़ों में सबसे पहला मैंने वो पढ़ा था अपने घर में। तब मेरा परिचय नहीं हुआ था संचेतना से या उन राजनीतिक तमाम चीज़ों से, तो सबसे पहले मैंने वही पढ़ा था। उसके बाद मुझे जो है बहुत सारी चीज़, रांगे राघव की किताब शशि ने दी, फिर अग्नि दीक्षा मैंने पढ़ी, समर गाथा पढ़ी, माँ पढ़ी, बहुत सारी किताबें मैंने, रसियन उपन्यास सारा पढ़ा, हिंदी का सारा दिया, कब तक पुकारूं दिया। उस समय सीरियल भी आता था तो मैं जोड़ जोड़ के देखती थी। तो इस तरह से जैसे मेरे पढ़ने के, हिंदी साहित्य को और विश्व साहित्य को जानने का एक संस्कार, पढ़ना मेरे मन में पढ़ना शुरू हुआ। तब आप ये क्यों लिखती हैं कि मैं जिस अंधेरे से आई हूँ वहाँ अविश्वसनीय है मेरी कविता? वहाँ अविश्वसनीय इसलिए है कि उस अंधेरे में जो रहते हैं वो शायद इन बातों को वो नहीं समझ सकते हैं।
उनको नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ें, क्योंकि घर में मेरी कविता को घर में कोई भाई ये जानते थे मेरे लोग कि हाँ ये इनकी कविताओं की आजकल कुछ बात होती है या होती है, लेकिन कभी कोई लेके मेरी कविता पढ़ा हो, या मेरी बहनें पढ़ती थी, मेरी बहनें पढ़ती थी, मेरा भाई भी पढ़ता था, लेकिन बाकी जैसे माँ बाप दादी कोई, हालांकि मेरी दादी जो है वो उस समय धर्मयुग साप्ताहिक, अजीब मतलब एक अंतर विरोधी चीज़ों का एक जाला था मेरा परिवार। उसके डिटेल में अगर जाएंगे तो आपके सामने और खुलेगा, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो ये सब पढ़ती थी, ताश खेलती थी, मैं भी उनके साथ ताश खेलती थी कभी। दादी बहुत खूबसूरत थी वो, तो उनकी चेहरा अभी भी मेरे उसके सामने आ जाता है नाम लेते ही। तो जाहिरा तौर पर वहाँ अविश्वसनीय तो होंगी ही। और कब पहली बार कविता लिखी? पहली बार मैंने 86 में लिखी। उसके पहले आज़ादी की मशाल एक पत्रिका निकलता था, जो हम लोग का तमाम संगठन जो था वो, उसमें आज़ादी की मशाल, उसमें मैंने स्त्रियों की दशा पर एक लेख, क्योंकि सब लोग लिखते थे, मुझसे कोई कहता ही नहीं था कि लिखो, तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने लिखा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैं शुरू कहाँ से करूँ, तो ऐसे ही शुरू कर दिया, और अंत उसको कंक्लूड करने में मुझे दिक्कत होने लगी। तो मैं उस समय इलाहाबाद में फूलपुर में थी, इफ़को में मेरा भाई नौकरी करता था, तो वहाँ से मैं गई अमृत प्रभात में, गोपाल प्रधान थे, वो शशि के मित्र हुआ करते थे, किसी अब बात हमेशा ही रहे होंगे, मतलब मिलना जुलना कम था। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे कहा कि देखिए मैंने ये चीज़ लिखी है और इसको कैसे करें। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस इसको ऐसे करो कि इसमें जो जो बातें लिखी हो ना, उसमें जो मेन पॉइंट है उसको इस तरह से करो। तो हम कहे आप ही लिख के बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ देखो ऐसे लिखो, लेकिन इसको रहने दो, तुम इसको अपनी भाषा में लिखो। तो फिर मैंने उसको लिखा और वो भेजा, वो आज़ादी के मशाल में छपी। और चुपके चुपके छोटी छोटी चीज़ें लिखती थी, क्योंकि मैं पढ़ने लगी थी, तो मेरे मन में उस चीज़ को लेकर कुछ कुछ विचार आते थे। तो मैं चुपके चुपके लिखती थी, किसी को दिखाती नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत शर्म लगता था कि कोई जाने कि मैं लिख रही हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस कब आया कि अब दिखाना चाहिए और छपना चाहिए? हुआ ये कि देखिए, हम लोग की शादी के बाद शशि चले गए गाँव में काम करने, हम लोग का मिलना जुलना बहुत कम होता था। तो मैं तो अपनी ओर से पत्र उनको लिखती थी, किसी भी कॉमरेड के हाथ, साथी के हाथ उनको भिजवाती थी। आजमगढ़ इलाके में वो काम करते थे, तो मैं उनको भिजवाती थी। उनके भी पत्र मेरे पास आते थे, लेकिन वो पत्र एकदम कविताओं की शक्ल में होते थे। वो प्रेम कविताएं हुआ करती थी, लेकिन उन कविताओं में जैसे पीछे से झांकता हुआ वहाँ का जीवन भी किसी न किसी रूप में होता था। ऐसी बहुत सारी कविताएं मेरे पास थीं, जिसमें से कुछ कविताएं अभी पत्रों में मतलब सामान वामान ठीक करने में मिला, तो मैंने फेसबुक पर डाल दिया था। उसको रखी होंगी, दबी होंगी, कहीं कहीं वो पत्र दबे होंगे। वो प्रभाव डाल रहे थे आपके ऊपर? तो वो मेरे ऊपर प्रभाव। और दूसरे संचेतना में रचना गोष्ठी होती थी, जिसमें किसी को कुछ न कुछ लिख के आना होता था, तो उसमें लिख के हम लोग जाना, फिर उस पर बातचीत होती थी। तो ये तो हुआ पूरा, जिस तरीके से कविता आपने लिखना शुरू किया और सुनाना, और वो जो कॉन्फिडेंस होता है कि ये संचेतना के कार्यक्रमों में लिख कर लाना है। हॉकी खेलती लड़कियों पर आता हूँ, या पहले कविता संग्रह पर ही आता हूँ। सबसे पहले कैसे छपा, और उस कविता संग्रह की कविताओं से अब आप संतुष्ट हैं इस समय? क्योंकि पहले कविता संग्रह से आमतौर पर लोग बोलते हैं कि बड़ा उसमें लिखा गया था, और उस समय हमारे विचार उस तरीके से विकसित नहीं थे, आदि आदि आदि। देखिए, जब पहला कविता संग्रह छपने के पहले मैं चर्चित हो चुकी थी कविता की दुनिया में। मैंने 1986 में पहली कविता लिखी थी, गार्गी। ठीक है, और गार्गी का प्रसंग पढ़ने के बाद मेरे मन में उस तरह के सवाल उठे, और वो मैंने लिखा और वो भेजा, और वो तुरंत उसके साथ 2 कविताएं और थी, टाइपराइटर और एक और याद नहीं आ रहा है, वो कविताएं छप गईं, और उन्हीं कविताओं से बहुत ज़्यादा चर्चा शुरू हो गई। तो बाद में आधार प्रकाशन जब शुरू किया था देश निर्मोही ने, तो उन्होंने बनाया था कि कितने कवियों को उस दौर में जो कवि लिख रहे थे, उन सारे कवियों की लिस्ट बनाई थी। शायद जहाँ तक मुझे मालूम है, और देश ने ही बताया था कि मंगलेश वगैरह ने काफ़ी उसमें लिस्ट वगैरह बनवाने में वो किया था। तो उन्होंने मुझसे मांगा,
तो हालांकि मैंने बहुत देर से दिया, फिर ये संकलन जितनी कविताएं उस समय छप चुकी थी, लिखी थी, वो सारा बना के उनको संकलन दिया। सुरेश सलील ने उसका ब्लर्ब लिखा और वो संग्रह छप के आया और हिंदी जगत में उसका बहुत स्वागत हुआ, चर्चा भी हुई। चेहरों पर आँच की बात कर रही हैं? चेहरों पर आँच जो वो था, वो पुस्तिका थी जो विनोद दास अंतर्दृष्टि नाम की पत्रिका निकालते थे, और तब मैं गोरखपुर में ही थी, तो ये छपा तभी मैं गोरखपुर में ही थी। तो उन्होंने मेरी कविताओं मुझसे कविताएं मांगी थी कि पुस्तिका के रूप में हम अंतर्दृष्टि का छापना चाहते हैं, आप मुझे वो कविताएं दीजिए। तो मैंने जो कविताएं भेजी थी, तो जो चेहरों पर आँच मेरी एक कविता है, उसी शीर्षक के उन्होंने छापा था, जिसकी एक भी कॉपी मेरे पास नहीं है। अच्छा। सभी लोग मांगते रहते हैं, कहते हैं विनोद दास से संपर्क कीजिए। गार्गी वाले में, अच्छा, जब गार्गी कविता हम पढ़ते हैं, या आपकी एक और एक रचना है नई ईश वंदना, है ना, ये कविताएं जब आप पढ़ें तो आप बहुत व्यंग्यात्मक शैली में बोलती हैं कि जो करना है आप वो कहती है वो मत करो, एक्चुअल में जो करना है, जो नहीं करना उस पर आप सवाल भी खड़े करती हैं। मिसाल के तौर पर इसी गार्गी कविता को अगर मैं लूँ तो कि मत जाओ गार्गी प्रश्नों की सीमा से आगे, तुम्हारा सिर कटकर लुढ़केगा ज़मीन पर, मत करो याज्ञवल्क्यों से की अवमानना, मत उठाओ प्रश्न ब्रह्म सत्ता पर, वह पुरुष है, मत तोड़ो इन नियमों को। यानी आप चाहती हैं कि तोड़े, आप चाहती हैं कि प्रश्न किए जाएं, लेकिन आप उनको व्यंग्यात्मक शैली में कह रही हैं मत करो ऐसा। ठीक इसी तरीके से जो आपकी कविता है नई ईश वंदना, इसमें भी आप इसी तरीके की भाषा अपनाती हैं कि प्रभु भर दे इस जगत को काहिलों और कंजूसों से, मनहूसों और चापलूसों से, ढोंगियों और कूप मंडूकों से। इस कविता का खाली इतना सा अगर मैं हिस्सा काट दूं तो आपके ऊपर तो भयानक हमले हो सकते हैं कि आप सीधा सीधा बोल रही हैं प्रभु तू है ये बता दे, दंगे करा दे, आज़ाद ख्याल बेशर्म औरतों पर बलात्कार करा दे, और कम्युनिस्टों का मुंह बंद करा दे। ये भी लिखा है मैंने। ये भी लिखा है आपने। हाँ, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों पर बोलते रहते हैं। हाँ। वो जो भी सच्चा कम्युनिस्ट होगा, जो समाज में जो विडम्बनाएं हैं, जो गड़बड़ियाँ हैं, जो उत्पीड़न है, उन सारी चीज़ों पर वो सच्चे कम्युनिस्ट हमेशा ही बोलते हैं। और उनके मुंह बंद करने के तमाम पूरे देश में और पूरी दुनिया में होता रहा है। जेलों में डाला जाता रहा है, मारा जाता रहा है, गोली मारी जाती रही है। तो ये कहें, और ये भाई पहले हम लोग के समय में तो ये कहा जाता था कि तुम्हें ही कोई क्यों छेड़ता है, हमें तो कोई छेड़ता ही नहीं है। तो ये तो अपने मैंने इस तरह, ये मतलब तुम्हारे में ही कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से तुम्हें लोग इस तरह की बात करते हैं या इस तरह से कहते हैं। तो जिसको आज़ाद ख्याल किया जाता तो समाज की आलोचना की वो पात्र हुआ करती थी, पात्र हुआ। ये तो एक सही मूल्य है ना, एक नैतिक मूल्य है ना आज़ाद ख्याल होना। लेकिन हमारा समाज उसकी आलोचना करता है, तो एक व्यंजना के रूप में ये पूरी कविता ही चलती है। हाँ, पूरी व्यंजना के तौर पर चलती है ये कविता, बिल्कुल। नहीं, वो जो रॉ मटेरियल है कविता का, वो कहाँ से आता है? देखिए, रॉ मटेरियल तो आप समझिए मैंने उसको लिखा भी है, दो चीज़ों से आता है। एक तो स्मृतियाँ जो आपकी होती हैं, उन स्मृतियों के खदानों से आता है। दूसरी आपकी कुछ कल्पनाएं होती हैं, उस कल्पना से आता है। और तीसरी चीज़ होती है कि आपका जीवना अनुभव कितना विस्तृत है, कितना गहरा है, जीवन को आपने कितना देखा है, किस रूप में देखा है, वो उस तरह से कविताएं आती हैं। और जाहिरा तौर पर कि कोई भी कविता के पीछे, उस चीज़ को देखने के पीछे आपकी एक दृष्टि काम करती है। और वह दृष्टि क्या होती है, जब तक हम इस पर बात नहीं करते हैं, उस दृष्टि से जो जिस दृष्टि से जिस चीज़ को देखता है उस तरह से वो कविता उतरती है। मैं एक दृष्टि, मेरी दृष्टि मार्क्सवादी दृष्टि है। मार्क्सवादी दृष्टि का मतलब ये हुआ कि मार्क्सवाद कोई जड़ सूत्र विज्ञान नहीं है। मार्क्सवाद जो है वो समाज को बदलने का एक विज्ञान है जो अलग अलग देशों में उसकी ज़मीन पर लागू किया जाता है। मार्क्सवाद मतलब क्या होता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यानी एक वर्ल्ड व्यू का सवाल जो है कि आप दुनिया को भौतिकवादी दृष्टि से देखते हैं और
द्वंद्ववादी तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, यानी हर चीज़ के दो पहलू हैं, उन दोनों पहलू में टकराहट होती है। तो मार्क्सवाद क्या है? एक विचारधारा है, द्वंद्वात्मक, ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और विचारधारा कभी ऊपर से आरोपित होकर नहीं आती है, वह जीवन को देखने का आपको दृष्टि देती है, और आप उस दृष्टि से समाज में चल रही सारे आचार व्यवहार, भौतिक और आत्मिक दोनों, और प्रकृति में जो चीज़ें है उस चीज़ को आप देखते हैं जो आपके अंदर रच बस जाता है। वो कोई ऊपर से नहीं कि आपको बार बार मार्क्सवाद के सूत्र रटने की ज़रूरत है या उसको कविता में घुसाने की ज़रूरत है, उसके वो नहीं है। आप जिस भी घटना पर लिख रहे हैं, आप जिस भी विषय पर लिख रहे हैं, आप जिस भी अंतर्वस्तु का चुनाव कर रहे हैं, उसको देखने की आपके पास वह उपकरण है, वह द्वंद्वादी उपकरण है जिससे आप चीज़ों को देखते हैं और आप उसको अपनी रचना में उतारते हैं। ऐसे तो कई बार ये भी होता होगा कि उस रचना के साथ अन्याय भी तो हो सकता है, क्योंकि आप बहुत सिलेक्टिव होकर जब किसी चीज़ को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं और आप अपना ही जो आपको चाहिए आप वही हिस्सा निकालते हैं, उसी की व्याख्या करने लग जाते हैं। किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं, आपको एक दृष्टि मिली है किसी, तो उसको देखने का आपका पास नज़रिया एक होता है। आप उसको देखते हैं कि स्त्री की गुलामी या स्त्रियों पर होने वाला दमन और उत्पीड़न जब आप देखते हैं तो आपके सामने वो पूरा इतिहास होता है कि इतिहास का कौन सा वो दौर था जहाँ से स्त्री गुलाम बनाई गई, और वहाँ से होते होते समाज की अलग अलग मंजिलों से होते हुए आज यहाँ तक यानी पूंजीवाद तक वह पहुँची है, और उसके रूप कैसे कैसे बदले हैं और कैसा होना चाहिए। आपके पास पूरा वो एक खाका होता है, एक आज़ाद स्त्री कैसी होनी चाहिए, वो कैसा समाज होगा जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आज़ाद होंगे, उसके ऊपर किसी तरह का बंधन, कोई आचार संहिता, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होगी। तो एक आज़ाद मनुष्य क्या क्या करेगा। तो ये दृष्टि है, ये जो है, और उस दृष्टि, वह दृष्टि आपको सेलेक्टिव, इस मामले में तो हर लेखक, हर कलाकार सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव ये होता है कि आपको एक पत्रकार भी वो चुनता है विषय को चुनता है कि उसको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई जिसमें फासिस्टों को बहुत मतलब बहुत उनको ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है। यह उनकी दृष्टि है। सवाल ये नहीं है कि मनुष्य फासिस्टों के भीतर में भी कोई उदार हो सकता है, लेकिन आप व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, आप पूरी उस विचारधारा को देख रहे हैं जहां वह काम कर रहा है और वो उसकी परिणतियां क्या हो रही हैं, उससे आप करते हैं। तो मतलब आप उसके प्रति आप एक अच्छी भावना आप लाते हैं। बहुत सारी उपन्यासों का नाम लिया जा सकता है, कहानियों का नाम लिया जा सकता है, बहुत सारी चीजें की जा सकती है। क्या राजनीति में कविता और कविता में राजनीति ये द्वंद्वात्मकता पैदा करती है? बिल्कुल। देखिए, कविता तो देखिए राजनीति और कविता इस मायने में अलग है कि राजनीति जो है वो एक समूह और एक खुली हुई चीज़ होती है जहां आप उसको एक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी रचनात्मक काम एक निजी चीज़ होता है जो आप जो है वो आप निजी तौर पर उसको करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ही कविता लिखती हूँ, ठीक है, तो मैं एक उसमें इसलिए नहीं लिखती हूँ कि मैं बड़ी तुर्रम खाऊं, मैं इसलिए लिखती हूँ, मुझे बहुत सारी कविताओं में अपने लगता है कि मुझे बहुत इस पर काम करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं ये मौका मिल पाता है। माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक ये बात कहना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा लग सकता है, वाकई मेरा जीवन ऐसा है कि मुझे बहुत कम समय मिल पाता है। तो इसलिए एक बार में जितना आ गया वो लिख गया। बहुत सारी ऐसी लाइनें काम करते हुए, लोगों के बीच जाते हुए, वो देखते हुए दिमाग में आती हैं और वो छूट जाती हैं। बहुत सारे डायरी में ऐसी लाइनें नोट्स होती हैं, बाद में जब उठाओ तो याद ही नहीं आता है कि ये किस संदर्भ में कैसे मैंने लिखा था, कैसे क्या करें, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन रचनात्मक एक निजी वो चीज़ होता है जो बैठकर आप लिखते हैं, भले उसका कच्चा माल आप जुटाते हैं अलग अलग जगहों से, जिसकी चर्चा मैंने पहले की। अभी आपने वो स्त्रियों की बात की कि कहाँ से गुलामी शुरू हुई, आपको ये देखना पड़ेगा और कहाँ तक जाना है, ये पूरी एक यात्रा है। अगर मैं एक सामान्य पाठक के तौर पर या एक सामान्य आदमी की तरह, जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता है, और मैं ये पूछना चाहूँ
कि नारी समुदाय की बुनियादी लड़ाई किस चीज़ से है? नारी समुदाय की बुनियादी लड़ाई पूरे इस वर्ग समाज से है। क्योंकि स्त्री, क्योंकि आप जिस दृष्टि से लड़ाई देखती हैं जी, वो बाकी से अलग है। आप कई स्त्रियों को कटघरे में खड़ा करती हैं, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि स्त्री कब और किन परिस्थितियों में गुलाम हुई। इस पर बहुत सारी पुस्तकें हैं। चिंता की बात ये है कि जो लोग अपने को फेमिनिस्ट कहते हैं। आप मानती हैं खुद को फेमिनिस्ट? मैं फेमिनिस्ट नहीं अपने आप को कतई मानती हूँ, और मैं तो एक कम्युनिस्ट हूँ, और स्त्री पुरुष की बराबरी की बात करती हूँ। ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल उत्पादन का सवाल है। ये वर्ग समाज उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि उत्पादन हो इंसान के जीने के लिए। उसके बाद कला, साहित्य, संस्कृति सब कुछ आता है। तो और उत्पादन जब होता है तो उत्पादन के साधनों के कुछ स्वामी होते हैं, और उस उत्पादन करने वाले कुछ लोग होते हैं। और जो उत्पादन के साधन के स्वामी होते हैं वो उत्पादन करने वालों का शोषण करते हैं। ये तो हाँ बहुत, ये तो वर्ग में बटा ना समाज, वर्ग में बटा। तो जब वर्ग में समाज बट जाएगा तो उसके साथ शोषण उत्पीड़न तो आ ही जाएगा। स्त्रियों का शोषण, बच्चों का शोषण, सबसे सस्ता श्रम तो स्त्रियों का और बच्चों का है, जो जगह जगह तमाम उद्योगों में और तो आप इसको मैं दरकिनार कर दूं तो आपके कहने का मतलब है कि मार्क्स के पास इसका समाधान है। हाँ, मतलब मार्क्स दिशा देते हैं कि अब वो इतिहास में देखते हैं इस चीज़ को कि अब तक का समाज कैसे बना और कैसे कैसे आगे बढ़ा, और वो एक दिशा देते हैं कि ये आगे आने वाले समय में कहाँ जाएगा। तब तो ईस्टर्न यूरोप और रशिया और चाइना में नारी मुक्ति हो जानी चाहिए थी, आंदोलन मतलब सफल होने चाहिए थे। रशियन में क्रांति हुई, ठीक है, रूस में हुई और चीन में हुई क्रांति, और वो क्रांति जो है समाधान तो नहीं निकला। नहीं, समाधान आप देखिए, आप रविन्द्रनाथ टैगोर, तमाम बुर्जुआ विचारकों को देखिए और वो देखिए कि वो रूस के बारे में कैसे लिखे, समाधान कैसे निकला। 17 से लेकर 56 तक, ठीक है, क्रुश्चेव के आने के पहले तक रूस में समाजवादी समाज था। और रूस बहुत पिछड़ा हुआ समाज था। अगर रूस का इतिहास आप पढ़े और उपन्यास भी पढ़े हैं तो उसमें आप देखेंगे तॉल्स्टॉय को तमाम सारे उपन्यासों में वो पिछड़ा हुआ समाज किस तरह से उसने प्रगति की कि पहले नंबर पर आ गया, अमेरिका के टक्कर में आ गया। कैसे हुआ? इसलिए कि वहाँ मानव श्रम को और इंसान को, मनुष्यता को मुक्त किया गया। और वही रूस समाजवादी रूस था जिसने हिटलर के 200 बटालियन फौजों को जो है वो पराजित किया पीछा, जिससे पूरी दुनिया थर्रा रही थी। उसको हराया किसने? रूस ने हराया। रूस ने हराया कैसे? अपने वहाँ के जनता के बल पर हराया। और जो भी उस दौर में रूस गया है वो रूस की प्रगति के बारे में देखे। आज के रूस की बात नहीं कर, क्रुश्चेव के आने के बाद, मैं तो 89 के बाद की बात कर रहा हूँ। 89 नहीं, आप 56 के बाद ही रूस जो है वो समाजवाद की पराजय हो गई। जब जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे उसके बाद ये सारा दर्शन आता है। उत्तर आधुनिकता की तमाम विचार सरणियाँ आती हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, सबाल्टर्न और क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद जो है वो बुर्जुआ थिंक टैंक, क्योंकि देखिए क्रांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई रेशम की कसीदाकारी नहीं है। एक राज्य सत्ता को गिराकर दूसरी राज्य सत्ता आती है, यानी मेहनत करने वालों की सत्ता आती है वहाँ पर, ठीक है। राज्य सत्ता रहती है और हर राज्य सत्ता जो है, जो वर्ग की राज सत्ता है वो दूसरे वर्ग को दबाती है, ठीक है। रूस में भी बुर्जुआ वर्ग खत्म तो नहीं हो गया, राजसत्ता हाथ समाज में तो मौजूद है, उनको मार काट के समाजवादी राज्य खत्म नहीं करता है ना। और बुर्जुआ वर्ग से जो स्वर्ग उनसे छीना गया है उसकी पुनः प्राप्ति के लिए सोसाइटी में जो है वो तो प्रयासरत रहता है। और उस प्रयासरत रहता है, यानी वर्ग संघर्ष जारी रहता है समाजवादी समाज में, और उस वर्ग संघर्ष में कोई भी वर्ग जीत सकता है।
और 56 में जब क्रुश्चेव आए, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और शांतिपूर्ण जो 3 सिद्धांत आए थे वो आए, उससे पता चल गया कि राज्य सत्ता पर बुर्जुआ वर्ग का कब्जा हो गया और पार्टी के भीतर से वो बुर्जुआ वर्ग निकला। ठीक है, इनकी तमाम, जैसे ये बड़ी लंबी बात है, जैसे मैं कहूँगी तो आपका वो हो जाएगा। इन तमाम बातों को आगे माओ ने देखा और सांस्कृतिक क्रांति की बात की कि समाजवादी समाज आने के बाद भी वर्ग संघर्ष जारी होगा, लोगों की माने शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम का भेद रहेगा, बहुत सारे भेद उन्होंने गिराए, ये सारी चीजें रहेगा। और नहीं, वो है, वो तो मैं तो कह रही हूँ, आज तो है ही नहीं है वहाँ समाजवाद, आज तो रहेगा नहीं जब वहाँ है ही नहीं है, आज तो उल्टा सत्ता हाथ से चली लेकिन समाजवादी समाज आगे के समाज में जाने के लिए कोशिश करता है और ऐसे तत्वों को दबाता है कि वो चीज़ें न पनपने पाए, क्योंकि वो तो एक तरीके से फेलियर हुआ। आज तो ऐसा समाज है, आज तो ऐसी सत्ता है जो कि चाह रही है कि वो 20 साल तक और ना हटे, वो संविधान में संशोधन वहाँ पर हो जा रहा है। वो तो चाहेगी, हर बुर्जुआ चाहता है, वहाँ भी बुर्जुआजी है। तो यानी समाजवाद के पास भी नारी आंदोलन का कोई अंतिम समाधान नहीं है? नहीं, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? समाजवाद तो कहता है कि समाजवाद क्या है, एक संक्रमण काल है, ठीक है। समाज वहीं रुक नहीं जाएगा, वहीं इतिहास का अंत नहीं हो जाएगा, उससे आगे जाएगा। आपने नाम सुना होगा साम्यवादी समाज, एक, और उसमें लंबा समय लगता है जब आदमी की, इंसानों की सोच, आदतें, शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम का भेद, गांव शहर का भेद, ये सारे काम चलते रहते हैं, ख़त्म होते हैं, फिर समाज उस मंजिल पर पहुंचता है जहां सारे मनुष्य बराबर हैं और वो उतना पैदा करता है जितनी ज़रूरत है, उतना काम करता है जितनी उसकी क्षमता है और उतना पाता है जितनी उसकी ज़रूरत है। ठीक है, समाज वहाँ तक जाएगा, वहाँ स्त्री आज़ाद होगी। लेकिन इन अर्थों में समाजवादी समाज में भी स्त्री आज़ाद होती है। आप देखिए, बहुत सारी फिल्में हैं, जब समाजवादी समाज आया चीन में और रूस में तो ऐसी फिल्में बनी जहाँ स्त्रियाँ जहाज उड़ाने से लेकर, फैक्ट्रियों में काम करने से लेकर, और कितने बड़े बड़े समाज में क्या क्या जो उनकी गुलामी के सारे चीज़ थे, कितने कपड़ा धुलने वाली वो रही जहाँ सब लोग जाके देते थे, खाना भोजनालय कितने हुए, माने क्या बच्चों की जिम्मेदारी समाज की बनी, उसमें स्त्री को गुलामी नहीं, बच्चे उसके हैं, वो प्यार कर सकती है, काम करके आके अपने साथ बच्चे को रखेगी, वो करेगी, फिर काम पर जाएगी तो उसको एक जगह रखेगी और उनके वहाँ उचित शिक्षा दीक्षा होगी। तो स्त्रियाँ बहुत आज़ाद हुई। लेकिन आज भी हिंदी कविता में, जैसे आपने खुद इसमें दुर्ग द्वार पर दस्तक में लिखा है कि हिंदी कवि विषय वस्तु के तौर पर बहुधा उस स्त्री को चुनता है जो पिछड़े हुए गरीब, मध्यवर्ग की कुंवारी लड़की, गरीबी में घुटती जीती पत्नी या माँ होती है। कभी कभी वो छत्तीसगढ़ या बस्तर के आदिवासी गाँव या कोयलरी की या सड़क कूटने या ईंट भट्टे पर काम करने वाली ऐसी लड़की को चुनता है जो भोली भाली है, बाल सुलभ वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों है कि हिंदी कवि का ध्यान इन्हीं स्त्रियों की तरफ जाता है? क्योंकि स्त्रियों के प्रति एक, जो आपने पढ़ा भी होगा, करुणा की नदी में स्त्री लिखा है, ठीक है। स्त्रियों के प्रति दया और करुणा का भाव रहता है पुरुष कवियों में। एक होता है सहानुभूति, सहानुभूति यानी सह अनुभूति, जो सह अनुभूति करने के साथ साथ खड़ा होने के साथ लड़ने का भी काम करता है। वो नहीं है तो उसे ज़्यादातर चुनाव में ही तय हो जाता है ज़्यादातर वो किन स्त्रियों का, और उनके लिए करुणा की, मैंने कहा करुणा की नदी बहाता है जिसमें स्त्री ऊब चूब होती रहती है, जिसमें वो ऊब चूब होते रहते हैं। उन्हें वो स्त्रियां कम दिखाई देती हैं जो नर्मदा बांध के लिए लड़ रही हैं। मैंने पूरे देश भर में स्त्रियां लड़ रही हैं और इस हद तक लड़ रही हैं। मणिपुर की स्त्रियों को आज के हालत में आप देखिए कैसे लड़ रही हैं, और उनकी भाषा देखिए, और उनकी वो चीज़, वो संघर्षों से पैदा हुई भाषा है ना, वो भाषा हमारे आपके पास नहीं है। ठीक बात है। वो लड़ रही हैं। और ऐसे तमाम पूरे जामिया का आंदोलन देख लीजिए, जितने आंदोलन दिल्ली में पिछले दिनों जितने हुए, केवल अभी तत्काल का देख लीजिए, तो वो लड़ रही हैं। हम समझते हैं कि वो स्त्री, उस स्त्री की इंदिराजी हिंदी कविता में क्यों नहीं हो रही है? उन मजदूर औरतों की इंदिराजी हिंदी कविता में क्यों नहीं है जो गारमेंट फैक्ट्री में सुबह से शाम तक खट रही हैं, जिन्हें पेशाब करने जाने तक का टाइम नहीं है, असेंबली लाइन पर खड़ी रहती हैं वो, और फिर
घर पे जाके काम करती हैं, बाहर का काम करती हैं, वो उनकी इंदिराजी हिंदी साहित्य में तो नहीं हुई है, उन मेहनत कश औरतों की तो नहीं हुई है। मध्य वर्ग की औरतों, और मध्य वर्ग की औरतों की भी समस्या है, परेशानी है, इससे हम और ये इससे भी इनकार नहीं है कि उसकी चर्चा ना किया जाए, वो ना आए, लेकिन वो क्यों नहीं आ रही हैं? तो आपको लगता है कि मेल शोविनिज्म या मेल हेजेमनी जो है उसमें स्त्री, समाज की स्त्री या लेखिकाएं, लेखिका ना कहूँ लेखक कहूँ, स्त्री लेखक जो हैं वो उस स्वर में लिख बोल रही हैं जिसमें लिखा जाना चाहिए, मेल हेजेमनी और मेल शोविनिज्म के खिलाफ? इसको एक शब्द में कहा जाए तो नहीं, उस स्वर में नहीं लिख रही हैं। पुरुष हेजेमनी का सवाल है ही नहीं है उसमें। और जो आज कविता का हिंदी कविता में स्त्रियों द्वारा लिखी जा रही कविताओं का जो सबसे बड़ा संकट है कि ये स्त्री लेखिकाएं राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हैं। और क्योंकि आप सारा कुछ उठा देखिए, जैसे कोई ऐसा नियति ने कोटा स्त्री कवियों के लिए नहीं तय किया है कि आप स्त्री हैं तो केवल स्त्री के बारे में लिखें। ठीक है, अगर आपको सच्चे मायने में आधा ज़मीन और आधा आसमान चाहिए तो आपको उन चीज़ों के बारे में भी लिखना चाहिए, समाज की उन तमाम चीज़ों के बारे में जो आज का ऐतिहासिक अंधेरा समय, जिस तरह की जो सच्चाइयाँ हैं वह भी उसमें आना चाहिए। लेकिन आप पूरी स्त्री लेखिकाओं, मैं स्त्री लेखिकाओं पर ही बात कर रही हूँ, आप 150 कविताएं उठाकर देख लें जिसमें स्त्री पुरुष संबंध, प्रेम, प्रकृति, यौन समस्या मुक्ति, जो भी कह लीजिए उसको, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। पिछले 30-35 वर्षों से इस देश में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, स्त्रियों को, दलितों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, पूरी दुनिया के पैमाने पर इराक, फ़िलिस्तीन, अफ़गानिस्तान, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इस तरह से समाज से, देश से असंपृक्त होकर जो स्त्री कविताएं लिखी जा रही हैं उसकी तो मैं आलोचक हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसा लगता है कि जैसे स्त्री लेखिकाओं को कोई रिजर्वेशन कोटा मिल गया है कि तुम स्त्री हो तो केवल स्त्री के बारे में लिखो। नहीं तो इसी पिछले 30-35 सालों में आपकी भी प्रेम कविताएं आई, हाँ, जिसमें लेकिन उसमें तो उस तरह का स्वर नहीं है जिसकी आप बात कर रही हैं। नहीं, जो संग्रह 7 भाइयों के बीच चंपा 94 में आपका आता है, उसमें तो प्रेम की कविताएं बाकायदा हैं। तो हाँ? उस समय भी 92 घट रहा था, उस समय भी उसकी भूमिका बन रही थी, समाज में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा था। लेकिन प्रेम कविताओं में समाज अनुपस्थित नहीं है मेरी, आप पढ़ के देखिए। समाज और सामाजिक परिदृश्य अनुपस्थित नहीं है। वो है कोई खास घटना ही आ जाए प्रेम कविता, ये जरूरी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इन सारी घटनाओं की इंदराजी किन किन स्त्री कवियों ने की, देखा जा सकता है, किया है लोगों ने, बहुत कम है, उंगलियों पे गिने। इसीलिए आपने पिछले दिनों एक कविता लिखी, कौन है वे स्त्रियां जी, और आपने कहा कि प्रेम और विरह में डूबने पर आपने सवाल खड़ा किया कि आज के समय में प्रेम और विरह में स्त्रियां क्यों डूबी हैं। क्या परेशानी है अगर कुछ स्त्रियां प्रेम और विरह में डूबी भी हुई हैं? वो उनका समाज है, उनको अगर उसमें संतुष्टि मिलती है तो उसमें तो ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, ये तो व्यक्तिगत निर्णय है सबके। पहली बात कि कविता व्यक्तिगत चीज़ नहीं होती है, ठीक है। व्यक्तिगत तभी तक होती है जब एक रचनाकार उस रचना को लिख रहा रहता है। जब वो लिख के बाहर कर देता है तो वो व्यक्तिगत नहीं रह जाती है और उसकी भी नहीं रह जाती है। ये किसी के व्यक्तिगत उसमें हस्तक्षेप करने का सवाल तो है ही नहीं है। ये एक समाज में आई हुई किसी भी रचना का या चीज़ों का, उसकी एक आलोचना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि दरअसल ये प्रेम कविता के बारे में तो कुछ कहती ही नहीं है। ये खास तरह की एक विशेष किस्म की प्रकृति की जो प्रेम कविताएं लिखी जा रही हैं उसके बारे में ये कहती हैं अपनी बात, विशेष किस्म की। और वो जो प्रेम कविताएं लिखी जा रही हैं
उसमें आप देखिए कि वो जो है बहुत आधुनिक शब्दावली में लिखी जा रही है। उसकी अभिव्यक्ति, उसकी भाषा आधुनिक है, लेकिन आप उसके अंतर्वस्तु में जब आप उतरते हैं तो वह एक रीतिकालीन, नौ रीतिकालीन, या आप अधिक से अधिक कर लें कि उस पर एक छायावादी स्वरूप का प्रभाव पड़ता है। और इन कविताओं में नारीवाद वाला वह आवेग भी नहीं है जो नारीवादी आंदोलन 60 के दशक में पश्चिमी देशों में जो हुआ, जो एक बगावत थी, एक विद्रोह था पूरे पुरुष स्वामित्ववाद के विरोध। उसकी क्या कमियां थी उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। तो वह आवेग भी उनका नहीं है। और इन्होंने पुनर्वसु जोशी ने बहुत अच्छा शब्द दिया उसको कि ये जो है ये कौन सा स्त्रीवाद है, एक स्त्रीवाद का कोई शब्द दिया जो मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है, लाइफ स्टाइल स्त्रीवाद है, ठीक है, और बहुत अच्छा शब्द दिया। तो ऐसी स्त्री कवि जिस देश में स्त्रियों को की स्थिति मतलब बहुत ही बुरी है ज़्यादातर, वो उसके कविता में जो समाज है, जो चीज़ें हैं, वो उसका पूरा परिदृश्य गायब है। वो उससे बिल्कुल अछूती हैं, निरपेक्ष हैं, और इस ऐतिहासिक अंधेरे में समय में एकात्म प्रेम के नंदन कानन में ऊब चूब हो रही हैं। यानी आप कविता में क्रांति को अनिवार्य तत्व मानती हैं? जी नहीं, ये क्रांति नहीं हुई। जैसे हर रचनाकार समाज का अगुआ तत्व तो होता ही है और समाज के बारे में जागरूक तो होता ही है। ये तो नहीं करेंगे कि स्त्रियां झंडा उठा के झगड़ा कर लें, जुलूस में शामिल हो जाए, यह चाह तो कोई नहीं करेगा। लेकिन स्त्रियों की जो दशा है, जो चीज़ है, उसकी कोई इंदराजी नहीं होगी तो आदमी कहेगा। और ये स्त्री कवि जो इस तरह की कविताएं लिख रही हैं, जिसको मैंने कहा, जिस पर बड़ी चर्चा हुई कि ये युवा कवियों के साथ ठिठोली कर लेना चाहती हैं। तो आप देखिए कि चाहे आप जो है वो तमाम रंगारंग साहित्यिक जलसों में आप चले जाइए, चाहे आप आभासी दुनिया में देखिए, उन मंचों पर वो ऐसे युवा कवियों को जो कभी अपने नाम से और कभी छद्म स्त्रियों के नाम से स्त्री को जो है एक देहातुर और यौन कामना में रिड्यूस कर दे रहे हैं, और अपने गद्य में और पद्य में तमाम संभोगा आसनों से ऊब चुके हैं, उनके साथ ठिठोली करती हुई ये स्त्रियां दिखती हैं। और ऐसे कवि जो द्रवित योनियों और कठोर कुचाग्रों वाले कवि अवा और उनके जैसे तमाम कवियों को, शास्त्रीय कवियों को जो है वो क्या कहते हैं के साथ वो मंचों पर देखी भी जाती हैं और उनका साक्षात्कार भी लेती हैं, और कभी उनसे यह सवाल नहीं करती हैं कि आपकी कविता में जब स्त्री और प्रेम आता है तो स्त्री जो है एक पैसिव रिसीवर है, प्रेम का आप आता है, स्त्री समान भागीदार नहीं है, और स्त्री का जो वस्तुकरण, बलगर वस्तुकरण किया जाता है, उस पर इनके सवाल कभी नहीं आते हैं। उस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं। तो कविता में, स्त्री कवियों द्वारा लिखी जा रही कविताओं में अगर ऐसी प्रवृत्तियां आती हैं तो मैं नहीं समझती हूँ कि उस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। एक मिनट, निश्चित रूप में ये एक निर्मम कविता है, और आज के समय में ये निर्ममता जरूरी है। अशोक वाजपेयी का जहाँ तक नाम आया है, मैंने अशोक वाजपेयी की उन कविताओं को, मुझे शीर्षक नहीं याद है, जैसे नख सिख, जैसे स्त्री प्रेम जहाँ आते हैं, उन एक रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया है और कहा है कि ऐसी कविताओं की जैसी स्त्रियां हैं उसमें ये स्त्रियां घुस जाना चाहती हैं। तो एक काव्यात्मक आलोचना मैंने प्रस्तुत की है। ये कहाँ से गलत है मुझे ये नहीं समझ में आता है। इसमें प्रेम का विरोध कहाँ से है मुझे ये नहीं समझ में आता है। इसमें ये कहाँ, जैसे प्रेम कविताएं लिखी नहीं चाहिए, बिल्कुल मैंने तो कहा है कि भाई युद्ध के समय में भी प्रेम कविताएं लिखी गई हैं, जैसी जैसी प्रेम बेजोड़ है, स्मारकीय है, कविताएं लिखी गई हैं, और मैंने कहा कि मैंने भी लिखी है प्रेम कविताएं। समस्या ये है कि आप जिस तरह से भाषा का प्रयोग करती है, कौन सी भाषा गलत है इसमें बताइए आप, कौन सी आपत्तिजनक भाषा है?
आप मुझे ये बताइए, कठोर भाषा, अगर फोड़ा हुआ है तो उसको चीरा जाता ही है, तब दर्द होता है, उसमें से मवाद निकाला जाता है, तब फोड़ा सूखता है। अगर प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हैं, इतनी खतरनाक है और कहीं ना कहीं जाकर स्त्री विरोधी भी बन जाती हैं, तो और ये सारी स्त्रियों जो प्रियदर्शन ने उसका अलग पाठ किया है जिसका जवाब मैंने दिया है। जैसे शुरू तो वो गंभीरता से बहुत संजीदगी के साथ करते हैं कि कैसे किसी कविता का पाठ किया जाए, और आते आते वो अपने एजेंडा पर आ जाते हैं, जिसका जवाब मैंने पॉइंट। एजेंडा तो सबका होता है ना कात्यायनी जी, एजेंडा तो आपका भी है, आप भी उसी के तहत लिखती हैं। हाँ, लेकिन आप लॉजिक से बात करेंगे ना, आप जो बात कह रहे हैं उसके पीछे आपका कुछ लॉजिक होगा ना। वो लॉजिक ही गलत हो गया, फासिज्म के सामने परोस रहे हैं। जैसे फासिज्म बैठा हुआ है कि कात्यायनी एक कविता लिखें और चिन्हित करें ऐसी स्त्रियों को जिन पर जो है फासिस्ट हमला करें। इतनी अधकचरी समझ कैसे हो सकती है हम लोगों की फासिज्म को लेकर? फासिज्म क्या है, कैसे पैदा होता है, किस दौर में पैदा होता है, किनके द्वारा अंजाम दिया जाता है? अगर इसकी समझ हम लेखकों साहित्यकारों को नहीं होगी तो हमारे रचना में और हमारी बातों में उसकी दुर्व्याख्या होगी। जब आप ये कहती हैं कि कविता को रहस्य बनाना, उसे राज्य सत्ता के पक्ष में खड़ा करना है, तो क्या आप उन तमाम कविताओं को खारिज करती हैं जो रहस्यमयी हैं? नहीं, जब जानबूझकर आप कविता में किसी चीज़ को रहस्य बनाते हैं, ये आपके भाषा की बाजीगरी होती है, खेल होता है। आप डायरेक्ट कोई बात नहीं, कविता कभी कभी डायरेक्ट भी लिखी जाती है, बिल्कुल लिखी जाती है, और कभी कभी जो है वो व्यंजना में भी लिखी जाती है। हाँ। जैसी कविता की, जैसे मुक्तिबोध ने कहा पोस्टर ही कविता है, तो वह दौर भी आते हैं जब पोस्टर ही कविता होती है, और वह दौर भी आते हैं जब आप व्यंजना में और उसमें ये कविताएं लिखते हैं। तो उन सच्चाइयों को रहस्य न बनाकर अगर कविता में खोलता नहीं है, खुलता नहीं है वो चीज़, तो राज्य सत्ता के साथ तो जाके खड़ा ही हो जाता है। जब आप जो बात कह रहे हैं वो खोल ही नहीं रहे हैं, कोई समझ ही नहीं रहा है, तो उसके विरुद्ध कोई समझ कैसे पैदा होगी? जो पाठक है, जो श्रोता है, जो जन, कोई समझ ही नहीं पैदा होगी। एक चीज़ और यहाँ पर एक जहन में आ रही है कि क्या नारीवादी आंदोलन और नारी मुक्ति आंदोलन क्या एक ही चीज़ है? क्योंकि आमतौर पर इनको समानार्थी मान लिया जाता है। नहीं, एक चीज़ नहीं है। हालांकि नारी मुक्ति के लिए ही नारीवादी आंदोलन भी उठता है। हाँ। उन परिस्थितियों के प्रति जो 60 के दशक में एक सही सच्चा पूरे आवेग के साथ वह आंदोलन खड़ा हुआ था, नारीवादी आंदोलन, और बहुत ही उग्र रूप में वो हुआ था। लेकिन वो जाकर जो है वो फिर खो गया, क्योंकि उनके उस आंदोलन की कोई ऐतिहासिक समझ उनके पास नहीं थी, और उनको ये नहीं समझ में नहीं होने की वजह से वो ये नहीं समझती थी कि ये पूरा आंदोलन कहाँ लेकर जाना है। तो वो रुक गया। नारीवाद के तो कई तरह से आया। आज का नारीवाद तो जो आ रहा है साहित्य के, उसमें क्या है भाई? उत्तर आधुनिकता है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, यही सब अल्टर्न्स है, ये वही सारी विचार सरणियाँ वो आती हैं। आपका मैंने कहीं वो देखा, उसमें भी उस तरह का भ्रम दिखाई देता है। बातचीत जो मैंने सुनी, जो एक दो बात सुनी, वो चीज़ दिखाई देती है। तो मैं समझती हूँ कि इन प्रश्नों को एजेंडे पर लाया जाना चाहिए कि क्या है। ये सवाल किसी आलोचना का ही नहीं है, इसकी समझ बनाने का सवाल है, और समझ बनाने में आपको खुल के अपनी बात कहनी होगी, उस पर बहस चलाना होगा। जाहिरा तौर पर जो सही हो उसको बिना किसी ये एजेंडे पे कौन लाएगा? क्योंकि एजेंडे पे अगर आएगा तो आप एक इंस्टीट्यूशन के मार्फत ही ये काम कर सकते हैं। नहीं, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत दिखती है हिंदी साहित्य के पूरे परिदृश्य पर, तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। कोई भी एजेंडे पे लाए, आप एजेंडे पर, ये प्रश्न एजेंडे पर आया, जिस कविता की अभी हम बात कर रहे थे, उस पर बातचीत हुई, उस पर बहस हुई, मैंने अपना लॉजिक रखा, प्रियदर्शन ने अपना लॉजिक रखा, बहुत सारी स्त्रियों ने भी वो लिखा, खैर वो तो छोड़ दीजिए, उस पर क्या चर्चा की जाए। तो लिखा वो अपनी समझ के हिसाब से जो भी लिखा, लेकिन यह अपेक्षा तो आप करेंगे ही ना कि सही समझ बनाई जाए। और सही समझ ये नहीं होता है कि हम ही सही कह रहे हैं, आप ही सही कह रहे हैं, उसको आप तर्कों की कसौटी पर कसते हैं। उससे संबंधित जो भी सामग्री है, जो कुछ लिखा पढ़ा गया है, जो भी बहस हुए हैं पूरे दुनिया में, उससे परिचित हो, तब हमारी समझ बनेगी। ठीक है। जब आप कविता और कहानी की बात करती हैं तो ये कहती हैं कि स्त्री का यौन उत्पीड़न चित्रित किया जाए या न किया जाए, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, मतलब आप मानती हैं कि अवश्य किया जाए, लेकिन आप कहती हैं कि यह संभव है कि न किया जाए। पर प्रश्न ये है कि जनता के साहित्य में, सर्वहारा साहित्य में ये किस प्रकार किया जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप
उस चित्रण पर सवाल उठा रही हैं, तो किस प्रकार किया जाना चाहिए? क्या भाषा के स्तर पर आप उसे बदलने की बात कर रही हैं या बिंब के स्तर पर उसको बदलने की बात कर रही हैं? नहीं, जिस तरह से वो चित्रण, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आप कोई भी कविता, कोई भी कहानी जब लेखक लिखता है या किसी भी चीज़ की अपनी रचनाओं में आलोचना प्रस्तुत करता है, तो वह आलोचना आपको सोचने के लिए बाध्य करती है। जैसे मान लीजिए कि गोरकी ने एक कहानी लिखी जिसमें एक किसान औरत को उसका पति घसीटते हुए छकड़े से बांधकर ले जाता है और उस औरत के कपड़े जगह जगह फट गए हैं, उसका शरीर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप सच मानिए, उसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको जुगुप्सा होगा और आप ये सोचेंगे ये तो बहुत ख़राब स्थिति है इस किसानी समाज की, इसे बदलना चाहिए। साहित्य यही तो करता है, आपको प्रेरित करता है कि ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये बदलना चाहिए। उसी तरह से उन्होंने एक कहानी लिखी, जब इंसान पैदा हुआ, जिसमें वो एक बच्चा पैदा कराते हैं एक मजदूर औरत को सड़क पर, और वो सारी प्रक्रिया बताते हैं उसमें कहीं भी। लेकिन ज़्यादातर इस तरह से जो लिखी जा रही है वो यौन रस लेने, मज़ा आता है। बहुत सारी कहानियाँ मैं बता सकती हूँ आपको, वो पढ़कर लोग मज़ा लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उससे उनको नफ़रत नहीं होती है, उससे चिढ़ नहीं होती है, उनको इस मन स्थिति में वो रचना नहीं पहुँचाती है कि कहेगी यार ये तो बहुत ख़राब है, ये तो बदलना चाहिए, इस तरह ये तो गड़बड़ है। जुगुप्सा पैदा नहीं करती है। जुगुप्सा और नफ़रत पैदा करती है। साहित्य का तो यही काम है ना कि आप समाज के यथार्थ को आप लोगों के सामने बिना कोई निष्कर्ष दिए हुए भी जब रखते हैं तो उसके पात्रों, उन स्थितियों और उन तमाम चीज़ों से पाठक जो है वो उद्वेलित होता है और सोचता है कि यार ये तो बड़ा भयंकर है, इसे तो बदलना चाहिए। साहित्य का ये काम है, मज़ा देने का काम नहीं। उसमें भी मज़ा आता है। साहित्य अपने आप में चाहे गलत, साहित्य मनोरंजन तो हर हाल में आप किसी तरह का पढ़ेंगे वो आएगा। हम मुक्तिबोध को पढ़ते हैं तो हमारा मनोरंजन नहीं होता है, होता है मैं कितने भी जटिल हो। अच्छा, एक अब कविताओं की तरफ लौट रहा हूँ आपकी। आपकी कविता है एंसेट्सबर्गर की कविता अंजाम पढ़ने के बाद नतीजे के तौर पर आपने एक कविता लिखी। मेरा सवाल इसमें यह है कि जब आप किसी कविता को पढ़ने के बाद कविता लिखते हैं, किस तरह की मुश्किलात आती हैं? क्योंकि आपके सामने एक कविता थी, आप उस कविता से प्रभावित हो रहे हैं। अब एक चुनौती तो ये है कि उस कविता को आप कहीं ट्रांसलेट ना कर दें, ये तो एक है, और आपके भाव उस कविता से इतने ना जुड़ जाएं कि वो उसके रेप्लिका लगने लगे। कैसे इस कविता को आपने लिखा उसको पढ़ने के बाद? देखिए, ऐसा है ना, एंसेट्सबर्गर को पढ़ते हुए बहुत मेरे कुछ सवाल भी उठे थे जो आज मैं मानती हूँ कि वो गलत थे। ठीक है, उस समय हमारे मन में जो भी सवाल उठे उनकी लाइनों को लेकर, उनकी कविता को लेकर, तमाम चीज़ों को, उसी को मैंने इस कविता में बस अभिव्यक्त कर दिया है। आज मेरी राय बहुत सारी बदल चुकी है एंसेट्सबर्गर के बारे में। इसके बारे में बस मैं इतने ही कहूँगी। मैं प्रक्रिया जानना चाह रहा था आपने एंसेट्सबर्गर के बारे में। ये बहुत पुरानी कविता है। ये तब है सुरेश सलील ने जो है वो अनुवाद किया था एंसेट्सबर्गर की कविताओं का। अच्छा, बहुत 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 पुरानी बात है, तब मैंने पढ़ी थी इसको। अच्छा, चलिए, जो आपने उत्तर दिया मैं उसी से एक सवाल मेरा ये है कि जब कविता के लिए जो चीज़ें आपको शुरुआती दिनों में ज़रूरी लग रही थी, क्या वो आज भी ज़रूरी लगती हैं? कविता के लिए मुझे सबसे ज़रूरी चीज़ें लगती हैं, वो ये लगती हैं कि मैं लोगों से जुड़ी रहूं। अगर मुझे सामाजिक यथार्थ का किसी भी लेखक को और कवि को, मोहन राकेश तो टाइपराइटर लेके घूमते ही रहते थे, तो किसी भी कवि और किसी भी लेखक को उस जन से, उस जनसंग ऊष्मा से जुड़कर ही सच्चे सामाजिक यथार्थ को, यानी जो बहुसंख्यक लोग हैं उस यथार्थ को निकालकर वो सामने लाता है, तो उससे जुड़ा रहना एक तो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। दूसरी चीज़ ज़रूरी मुझे लगती है कि बहुत कुछ साहित्य के सिद्धांत के बारे में जितना कुछ लिखा पढ़ा गया है उसको लिखा पढ़ना चाहिए, जो मुझे लगता है कि यह ज़िंदगी वो मौका नहीं देगी।
बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है। बहुत सारी चीज़ें, चूँकि मैं जिस समूह में मैं रहती हूँ, जिनके साथ मैं काम करती हूँ, वहाँ इन सारी चीज़ों पर बहुत चर्चा होती है और उस चर्चा ने मेरी एक समझ को जो है वो विकसित किया है और उसे मैंने पढ़ा है। और आज भी कोई भी सवाल इस रूप में आता है तो उस पर चर्चा होती है उस समूह में। और न केवल अंदर के बैठकों में, बहुत सारे संगठन में ऐसे लोग हैं, आप को मैं इंटरव्यू के बाद बता दूंगी, आप वो सारा खोल के देखिए कि उन सारे प्रश्नों पर किस रूप में रखा, चाहे जाति प्रश्न हो, चाहे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का सवाल हो, ऑनलाइन और सीधे लोगों के बीच भी वो बातें रखी गई हैं। वहाँ से भी मैं समझ लेती हूँ। मुझसे बहुत छोटे लोग बहुत समझदार हैं। मतलब मैं देखती हूँ, मैं बता रही हूँ, हमारे टीम में ऐसे लोग हैं, साहित्य की जितनी मेरी समझ बन पाई है, जिसे मैं बहुत कम मानती हूँ, अधकचरी मानती हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उस तरह का नहीं था कि मैं शुरू से ही उसमें हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो साहित्य, संस्कृति, कला की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। उनसे भी मैं बात करती हूँ। बहुत कम उम्र के हैं वो लोग। चलिए, एक कविता है आपकी, कोर्स के कैप्टन की अंतिम चिट्ठी पत्नी के नाम। जी, ये कविता आपने लिखी थी। इस कविता में उनका जिक्र है पूरा का पूरा। इसके अलावा इतिहास का जिक्र है, वो पनडुब्बी के सख्त नियम वगैरह वगैरह, फिर समाजवाद, चेकोस्लोवाकिया, अफ्रीकी द्वीप वगैरह। जब इस तरह की कविताएं आप लिख रही होती हैं तो जब टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज आती हैं, ख़ास तौर इतिहास की आती हैं या फिर साइंस की आती हैं या फिर ऐतिहासिक घटनाएं आती हैं, कविता लिखते हुए तब भाषा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? क्योंकि आपके सामने बहुत सारी घटनाओं के चित्ते बने हुए हैं, आप उन सबको लेकर आना है, आपको एक जगह डालना है और एक कवितात्मक भाषा में उसको लेकर आना है। वो आप कैसे करते हैं या एक कवि उसको कैसे करता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो एक टर्मिनोलॉजी के रूप में आ जाती है और एक बिंब के रूप में आती हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे बिंब, जैसे पनडुब्बी का डूबना, समाजवाद का पराजय होना, या सारी चीज़ें, हाँ। जैसे उस पनडुब्बी को मैंने एक रूपक, एक बिंब और उसका, इन सारी चीज़ों का मैं इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें उस इतिहास को, जिसकी मेरी समझ बनी है, वह भी आती है और वह भी आता है, वह आत्मीय चीज़ें भी आती है। कोई चिट्ठी में लगता है कि ऐसे युवा हैं जिनको अभी प्यार करने का मौका नहीं मिला, जो ये नहीं करें, या मैं तुमको जो है समुद्र पर बिल्कुल निर्वस्त्र दौड़ते हुए देखना चाहता हूँ। ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो जैसे कविता जब मैं लिखती हूँ ना, तो मैं नहीं जानती हूँ कि उस प्रक्रिया के बारे में मैं कैसे कहूँ कि कैसे वो चीज़ें आती जाती हैं, कैसे वो चीज़ें, जैसे मैं लिखती हूँ, अब कोई भी चीज़ मैं लिखती हूँ तो मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में रहता है कि इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे सिनॉप्सिस, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, वो सिनॉप्सिस तो मैं बनाती हूँ, लेकिन जब मैं लिखती हूँ तो सिनॉप्सिस का ढांचा जो है पूरा टूट जाता है और बहुत स्वतः स्फूर्त ढंग से जो मेरी समझदारी बन पाई है राजनीतिक कामों को करते हुए, चीज़ों को जानते हुए, वो समझदारी उस कविता में आ जाती है और उसमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आ जाती है जिस पर मैं मेहनत ही नहीं करती हूँ कि देखूँ क्या इसका। क्योंकि ये भी ध्यान रखना पड़ता है ना कि आप कविता लिख रहे हैं एक सामान्य पाठक के लिए, उसको भी तो ये सारी समझ होनी चाहिए, हो सकता है उसको ना हो। हाँ, लेकिन इस कला में ऐसा नहीं होता है। जैसे ये सवाल जो है बहुत सारे लोग करते हैं, केवल मेरी कविताओं के बारे में नहीं करते हैं। आमतौर पर होता एक भाषा का सवाल और सरल होने का सवाल जो है, ये ठीक है, सरल होना चाहिए, लेकिन इसको निरपेक्ष तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि अगर संगीत में आप कहें कि संगीत के जो श्रोता हैं वो सारे श्रोता एक नहीं होते हैं। सभी लोग मोजार्ट और बिथोवेन और पंडित जसराज और आमिर खान, ये सारे लोगों को नहीं समझते हैं, लेकिन वो भी तो एक संगीत है, ठीक है, उसके श्रोता दूसरे हैं। कविता में भी और रचना में भी सभी लोग, मुक्तिबोध को सभी लोग नहीं समझ सकते। मैं खुद नहीं समझती थी, मुझे अर्थ ही नहीं खुलता था जब मैंने शुरू किया पढ़ना। तो क्या बावड़ी है, कुआं है, हाँ, क्या है, ये बिंब इतने भयंकर किस्म के हैं, नहीं समझ में आता था। तो मैंने अपनी समझ बढ़ाई ना, मैंने उसके साथ मेहनत की। एक पाठक को भी उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है।
तो जब वो मेहनत करता है, और पाठक एक नहीं होता है, सरल कविताओं का भी पाठक होता है, मंचीय कविताओं का भी पाठक होता है, और कठिन कविताओं का भी पाठक होता है, जिसमें वैचारिक गर्मी, इतिहास या तमाम चीज़ें होती हैं, उसके पाठक अलग होते हैं। अब ये चीज़ लोगों के बीच जाना चाहिए। ये अगर आपका सवाल है तो जाहिर तौर पर इसको सरल चीज़ों में ढाल कर पर्चे में, पंपलेट में जाना चाहिए लोगों के बीच। और आपको इसके साथ एक प्रसंग सुनाते हैं। ये बड़ा भ्रम वाला है। ये ठीक है कि इस जनता के पास वो चीज़ें पहुंची नहीं है। हम लोगों ने एक प्रयोग किया, जन तक कविता, कविता तक जन। चौराहे पे आज तो स्थिति नहीं है कि आप चौराहे पे मंच लगा सकें। 10-10 चौकी लगा देते थे, दरी डाल देते थे, माइक लगा देते थे, ताली बजा के, स्काउट ताली बजा के सब जगह घूम के इकट्ठा कर देते थे। और ब्रेख्त की कविता, नाजिम हिकमत की कविता, पाब्लो नेरूदा की कविता, मुक्तिबोध की कविता पढ़ते थे। और हम लोगों से एक आम आदमी एकदम वो जो पढ़ा लिखा है कहता था कि अच्छा हम लोग के बारे में आप लोग ये सब भी लिखते हैं क्या? हम लोग की ज़िंदगी को कैसे जानते हैं? तो एक भ्रम भी है। आप लेकर जाइए, जैसे ये सवाल मत करिए। आप कहते हैं कि कविता के कितने पाठक हैं, आप कितना लेके गए हैं लोगों के बीच? गढ़े शंकर विद्यार्थी अगर अखबार निकालते थे तो लोगों के बीच ले जाते थे, पढ़ते थे, उसी में वो मारे भी गए। तो ठीक है, आप सवाल ये है कि आप कितने लोगों के बीच ले जाते हैं, कब वो आप जनता के बीच जाते हैं। आपका जीवना अनुभव ही कितना, पहले जैसे लेखक कवि नहीं है, आपका जीवना अनुभव कितना कम हो गया है। छोटी सी दुनिया है, उसी में घूमते रहते हैं और उखाड़ पछाड़ करते रहते हैं। मठाधीसी कौन बनेगा, किसको गिराना है, किसको उठाना है, किसको पछाड़ना है, किसके बारे में चिमगोइयाँ करनी है, किसके बारे में तरह तरह के किस्से गढ़ने, ये तो हो रहा है। आपकी एक और कविता है दायित्व निर्वाह, काफ़ी सारे नाम हैं इसमें। क्या ये घटना वाकई मतलब घटी थी तब ये कविता आपने लिखी थी? देखिए, ये रसखान की कविता शेष, महेश, गणेश, दिनेश, वहाँ से मैंने ये पात्र उठाया है। और जब मैं थोड़ा सा बहिर्मुख हुई, यानी एक समय तो ऐसा था मैं दूसरे संगठनों में रहती थी, फिर मैं जाने लगी साहित्यिक आयोजनों में। जब मुझे बुलाया जाता था तो मैं जाती थी। तो उसके बाद जो है, जब हो जाता है कार्यक्रम, असली समय उसके बाद वाला होता है जब लोग बैठते हैं, ठीक है। और मैं वहाँ जाती थी। कभी कभी संगत में भी असली समय उसके बाद वाला होता है। अच्छा, तो मैं वहाँ बैठती थी और मैं बस ऑब्जर्व करती थी बहुत सारी चीज़ों को। और उस दौरान साहित्य की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, किस तरह का अवसरवाद है, किस तरह की चीज़ें हैं, वो मैंने जाना। जब वो मैंने जाना तो रसखान की कविता से शेष, महेश, गणेश, दिनेश ये लिया। उसमें बहुत सारे पुलिस अफसर होते थे और बहुत दूरदर्शन के महानिदेशक होते थे और बहुत सारे लोग हुआ करते थे और बड़ा उनका बोलबाला था, उनकी बड़ी पूछ भी रहती थी। हम लोग तो क्या किनारे कोने में बैठने वाले लोग हैं, लेकिन मैं ऑब्जर्व करती थी। इसी ऑब्जर्वेशन पर एक और कविता है प्रतिरोध कर्म। हाँ, उसमें भी यही है, शेष, महेश, दिनेश। हाँ, उस पर श्रृंखला पे कई कविताएं हैं। और उस समय तमाम वामपंथी पत्रिकाएं जो अपने को कहती थी वो अज्ञेय पर जो है वो अंक निकाल रही थी और ये उन सब चीज़ों की चर्चा आएगी। तो ये पूरी एक सीरीज है जो साहित्यिक अवसरवाद पर कमेंट करता हुआ, और कोई भी हो सकता है पात्र के रूप में मैंने एक नाम चुन लिया और उसमें बड़ा चर्चित, बहुत मतलब बहुत लोग कहते थे कि सुनाइए उसको, तो मैं सुनाती थी। मुझे उसको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता था। पढ़ने में मज़ा आता है उसको। आप इमेजिन करने लग जाते हैं क्या हो रहा है और क्या हो रहा होगा। दो कविताओं का जिक्र और, एक तो हॉकी खेलती हुई लड़कियाँ, हॉकी खेलती लड़कियाँ। इस कविता ने आपको राष्ट्रीय परिदृश्य पे एक तरीके से उभार के साथ उरूज पर पहुंचाया इस कविता ने। और इसके आपने बताया इसकी छाया आपके स्कूली दिनों में या कॉलेज के दिनों में मिलती है जब हॉकी स्टिक तोड़ दी गई थी वगैरह वगैरह। कभी कभार क्या स्मृतियाँ वैसी ही रहती हैं जैसी बहुत पुराने दिनों में रही होंगी कभी, तो आप क्या उनको लेकर वहाँ से इस तरह की कविताएं रच देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये तो मतलब मुख्य बात इसमें तो ये आया कि लड़कियां चाहे वो हॉकी खेलें या कोई भी काम करें, उन्हें इस पौरुषपूर्ण समय में तमाम तरह के दबावों और संघातों के बीच में रहना पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन वो लड़कियां सपने देखना नहीं छोड़ती हैं, वो सपना देखती हैं और उन कामों को करती हैं। यानी स्त्री की जो सामाजिक स्थिति है आज के समय में, चाहे जो भी वो कर रही हों, वो उसको दर्शाना मुख्य बात था, जिसको हॉकी खेलती लड़कियों के साथ
जोड़ा गया था। 7 भाइयों के बीच चंपा, ये कैसे लिखी गई? क्योंकि ये मेटाफर में भी चलती है कविता। जी, ये कविता तो ऐसा है कि आप लोग के वहाँ भी, आप तो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, होता होगा, भैया दूज होता है। और भैया दूज में जो है औरतें जो है वो क्या करती हैं, कहानी सुनाती हैं, जीव माचिस से जलाती हैं, फिर कहानी सुनाती हैं। तो एक कहानी उसमें सुनाई जाती थी, जिसमें हम लोग छोटे छोटे थे, सब लोग बैठ के सुनते थे कि 7 भाइयों के बीच एक बड़ी दुलारी बहन थी, और वो कैसे किस तरह से जो है जब वो उसके भाई व्यापार करने के लिए गए तो किस तरह से उसको बार बार मारा गया, कि जब भाई आए बहन को खोजे तो वो बहन नहीं मिली, और कैसे किया गया वो कहानी, उस कहानी वहाँ से वो चीज़ उठाया और ये कविता लिखी। और ये कहने की कोशिश की गई कि चाहे आप जितना भी उसके ऊपर कष्ट डालें, उसकी जिज्ञासा को आप नहीं मार सकते हैं, वो बार बार आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी उससे लड़ते हुए। यही कहने की कोशिश की गई है, लेकिन लोक कथा से उठाई गई है। लोक कथा से उठाई गई है और मेटाफर में चलती है कविता। आप उसको एक स्त्री के तौर पर तो लेंगे ही, आप बाकायदा उसको वो जो बेल और वो सब है उसके तौर पर भी ले सकते हैं कि बेल गिर रही है उन सब के बीच में, तो वो बहुत मेटाफोरिकल चलती है। 7 भाइयों के बीच चंपा संग्रह में ही निविड़ तिमिर में 7, इस बाइफर्केशन के साथ कुछ कविताएं हैं जिसमें प्रेम कविताएं भी शामिल हैं। ये किस दौर की कविताएं हैं और जब ये लिख रही होंगी तो क्या चल रहा था? निविड़ तिमिर में 7 बहुत कठिन दौर थे, और आप अभी कह रहे थे मतलब बहुत संगठन के भीतर से, जैसे कोई भी संगठन बनता है तो बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। एक कठिन दौर था, और हम लोग जो है कभी कभी मिलते थे, कभी किसी बस स्टेशन पे मिल गए। मैं फूलपुर चली गई थी भाई के पास अपने, मैं वहाँ रहती थी, तो गोरखपुर वहाँ से आ रही हूँ तो स्टेशन पर, आजमगढ़ में काम करते थे, स्टेशन पर मुलाकात हो गई, यहाँ मुलाकात हो गई, वहाँ मुलाकात हो गई। तो उसी रूप में मतलब एक सोच बनती थी कि भाई ठीक है, मिलते हैं, बात करते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि ये करेंगे, यहाँ चलेंगे, वो चलेंगे, ये सुनेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं उसको। और फिर बहुत उम्मीद से कि बहुत सारे उम्मीद के साथ उठते थे। इसमें निश्चित तौर पर शशि की भूमिका ज़्यादा रहती थी कि कभी भी कोई, क्योंकि ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कोई थकान का या निराशा का राजनीतिक जीवन एक बहुत कठिन जीवन होता है, लेकिन कि वो दौर नहीं आते हैं, वो दौर भी आते हैं। और आदमी जिसको प्रेम करता है उसको साथ रहना चाहता है, जी लेना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा अपना लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य से मैं भी कभी अडिग नहीं हुई, और फिर हम अपने उन लक्ष्यों को याद करते थे, और वहाँ से बहुत उम्मीदों के साथ उठकर फिर बाहर आते थे। जैसे अलग रहने की और तमाम चीज़ों की जो पीड़ा, जो दुख, जो तकलीफ़ होती थी, जो चाहत होती थी, मतलब चाहत कहा जाए, और हर चाहत अगर नहीं पूरी होती है तो थोड़ा दुख होता ही है। तो उसमें और फिर वहाँ पर बातचीत करके बहुत उम्मीद और आशा से भर के, क्योंकि मतलब इस मायने में कहूँ तो शशि मेरे फ्रेंड, फिलासफर और गाइड, और भी 1-2 लोग कहते थे वो रहे हैं, और बहुत समय में संभाला है, जैसे जब भी कोई भी ऐसा दौर आया है। लेकिन हम लोग, और इसीलिए शायद हम लोग का प्रेम भी कभी घटा नहीं, अभी तक भी नहीं घटा है, नहीं घटना भी नहीं चाहिए। तो उसी दौर में ये कविताएं लिखी गई, कविताएं सब आते थे तो इस तरह से लिखते थे। क्योंकि बहुत वैसी कविताएं हैं, जैसे एक दिन तुम आकर पीछे से चिल्ला देना, जोर से डरा देना, एकदम चकित कर देना, फिर उद्दाम खुशी से भर देना। ऐसे ही होता था। छुट्टियों के दिन होंगे और हम होंगे दुनिया से दूर होंगे, हम फिर से पाने को उसका सानिध्य। निविड़ तिमिर में आच्छादित उस मौन रात्रि में हम तुम उस सुदूर घाटी के कस्बे से बाहर पुलिया पर बैठे थे, घंटों से चुप कुछ सोच रहे थे, हाथ में हाथ दिए हुए पर ख्याल नहीं था। तो आपको लगता है कि बाद में जो आपका एक इमेज सामने आई पॉलिटिकल स्टैंड को लेकर ख़ास तौर पर, और साहित्यिक
क्षेत्र में भी पॉलिटिकल स्टैंड को लेके जो इमेज सामने आई, उसकी वजह से आपकी प्रेम पर लिखी कविताओं और बच्चों पर लिखी कविताओं पर कम बातचीत होती है? हाँ, नहीं, बहुत कम बातचीत हो रही। किस वजह से नहीं होती है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उस पर कभी बातचीत नहीं हुई। और मेरे ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लिखा भी नहीं गया है। हाँ, लिखा गया है, कुछ तो लिखा ही गया है लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ऐसा लिखा भी नहीं गया है। और ये विदा कविता कब लिखी थी? ये भी उसी दौर की कविता है। ट्रेन अब ये तो मैं पढ़ना चाहूँगी जी। मैं अंत में बोलूँगा भी आपसे, आप यही कविता पढ़िएगा, इसी से कार्यक्रम नहीं, मैं इस अंत में मैं दूसरी कविता पढ़ना चाहती हूँ। लीजिए, आप पढ़िए प्लीज। विदा। ट्रेन अब धीरे धीरे सरकती है, तुम मेरे हाथों को दबाते हो, आँखों से कहते हो विदा। मुंह से निकलता है अच्छा। सभी काम ठीक से चलाना, सबका ख्याल रखना। तुम देखते हो जिम्मेदार साथियों की ओर, हंसते हो अनायास। हवा में एक चौड़ा चकला हाथ, मेरा अपना आत्मीय, दुनिया का सबसे सुंदर मजबूत संवेदनशील हाथ लहराता हुआ धीरे धीरे दूर हटता चला जाता है। एक नश्तर दिल पर चीरा लगाता चला जाता है। तुम्हारी आकृति छोटी होती चली जाती है, धीरे धीरे धूप में चमकती हुई गेहूं की एक सुनहरी बाली में तब्दील होती हुई। पर तुम्हारे हाथ से हवा में पैदा हुई लहरें देर तक आकर माथे से गालों से टकराती रहती है, सहलाती रहती है। क्षितिज को चीरते हुए तुम जा रहे हो दूर, हमसे दूर। हम तुम्हारे सौंपे कामों में जिएंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, हाँ मेरे प्रिय, अपना ख्याल भी रखेंगे। आलस नहीं करेंगे, अनुशासित बनेंगे। जब तुम लौटोगे हम थोड़े और बेहतर हो चुके रहेंगे। उदास भला कैसे नहीं होंगे तुम्हारी यादों में, अधूरे भला क्यों नहीं होंगे। पर अपने कामों में खुश रहेंगे, कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, खाली नहीं बैठेंगे। यहाँ तुम्हारे हिस्से का प्यार भी बांटेंगे। तुम साथियों के पास हम लोगों का प्यार बनकर जाना, उन्हें हम लोगों की ओर से निश्चिंत करना, उनकी खैरियत लिखना, वहाँ के कामों के बारे में, ज़िंदगी के बारे में लिखना। हालांकि यह पूछने का कोई मतलब नहीं, पर बोलो ना, कब फिर मिलना होगा। जब तुम आओगे नए समाचार की तरह, नए नए कामों का बोझ लिए, नई योजनाओं का ताना बाना बुनते हुए आओगे और हम लोगों की हर गलती पर बेड़ा गर्क चिल्लाओगे। एक भी भूल चूक के लिए माफ़ी नहीं देते हुए तुम मेरे और भी प्यारे बन जाओगे। जब तुम आओगे पूरब की ताज़ी हवा की तरह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, एकदम जितने की हालात मुश्किल हैं। इस कठिन दौर में कभी कभी तुम्हारे प्यार में चुपचाप बहने को बहुत जी चाहता है। जब तुम आओगे मेरे पास, कुछ मज़ेदार बातें सुनाकर खुद ही हंसोगे बिना इंतज़ार किए हुए। बताओगे पढ़े हुए किसी ताज़ा उपन्यास के बारे में, बताओगे पहाड़ों और पहाड़ों में क्या फ़र्क होता है और वहाँ कैसा वसंत आता है। बताओगे सागर तट पर आने वाले ज्वारों के बारे में, बताओगे मधुमक्खियाँ पराग से कैसे शहद बनाती हैं, चींटियाँ किस तरह अपना घर बनाती हैं और शेरनी किस तरह अपने बच्चे को शिकार करना सिखाती है। और भी बताओगे बहुत सारी बातें। रुकोगे, मुझे देखोगे, जैसे एकाएक पहली बार पूछोगे कैसी हो। तुम्हारी ही सांस से जीती मरती, तुम्हारी ही बाहों में इस समय मैं बहुत खुश हूँ। पर अभी सचमुच मैं बहुत उदास हूँ। हवा में जैसे आंसुओं का खारापन घुल रहा है। मैं बहुत उदास हूँ सचमुच। विदा मेरे एकमात्र, न जाने कब से खड़ी हूँ इस सूने प्लेटफार्म पर, और ट्रेन कब की जा चुकी है, हाथ से छूटे हुए समय के सिरे की तरह। वाह, वो दौर याद करती हैं? हाँ, हमेशा। वो तो दौर तो बहुत ही अच्छा था, उस दौर ने मुझे बनाया। और शशि जी भी याद करते हैं? हाँ, शशि जी भी याद करते हैं। दोनों लोग याद करते हैं कभी कभी।
जी। हमेशा नहीं, लेकिन याद तो दोनों के पास रहती है। कहाँ चली गई ये सारी कविताएं? नहीं, अब देखिए समय जैसे चीज़ों में और भी चीज़ें आती जुड़ती जाती हैं ना। ये बड़ी आत्मीय किस्म की कविता है। मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे नहीं लगती है, मुझे वो दिन भी याद आ जाते हैं। लेकिन वो चीज़ है, प्रेम भी एक समय में एक तरह का होता है, दूसरे समय में दूसरे। तो जैसे जैसे आप एक उम्र में जाते हैं वो और गहराई लेते जाता है और चीज़ें लेते जाता है। तो और झगड़े भी हम बहुत करते हैं, उतना झगड़ा शायद ही मुझे लगता है कोई करता होगा। तो मैं यहाँ पर ख़त्म करता है इस इंटरव्यू को, लेकिन मतलब सवाल मेरे हैं अभी जी। और मुझे लगता है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी जरूर। इससे। आपने एक प्रकाशन खोला, परिकल्पना प्रकाशन जी। इसकी ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई कि एक प्रकाशन आपका होना चाहिए? देखिए, हम लोग समझते हैं ना कि समाज में बदलाव के लिए 3 खंभों की ज़रूरत है। ठीक है, एक विचार का खंभा होना चाहिए, ठीक है, और एक जो है वो सामाजिक प्रयोग का होना चाहिए। मतलब इस तरह से सोचते हुए हम लोगों ने कहा कि ये विचार जो एक सही प्रगतिशील विचार हैं, मैं केवल वामपंथी की बात नहीं कर रही हूँ, साहित्य में इस तरह का नहीं होता है कि आप केवल वामपंथी, एक प्रगतिशील विचार जो लोगों के बीच जाना चाहिए। तो परिकल्पना प्रकाशन के पहले हम लोगों ने राहुल फाउंडेशन नाम से खुला था, वहाँ से ज़्यादातर राजनीतिक किताबें प्रकाशित होती थी। बाद में हम लोगों ने परिकल्पना प्रकाशन की शुरुआत की, क्योंकि साहित्य के बारे में हमारी पूरे संगठन की एक समझ है और एक सोच है, जिसके लिए हम लोगों ने सृजन परिप्रेक्ष्य नाम से एक पत्रिका भी निकाली थी। और एक ही अंक निकल पाया, दूसरा अंक हम निकाल नहीं पाए, उसको छोड़ा नहीं है। और वो जो भी साहित्य की समझ रखने वाले हमारे ग्रुप में लोग हैं, उन सब की बराबर की उसमें भागीदारी होती है। तो वो पत्रिका निकाली और हम लोगों को लगा कि ऐसे तमाम लोगों की कविताओं को लोगों के बीच, या कविता हो, कहानी हो, या जो भी विधा में हो, ले जाना चाहिए। तो हम लोगों ने एक नया परिकल्पना प्रकाशन शुरू किया, जिसमें सबसे पहले एक किताब आई थी दुर्ग द्वार पे दस्तक। उसके बाद जैसे कविताओं का चुनाव, तो कवियों का एक चुनाव किया कि बहुत ज़्यादा कविताएं वो नहीं करेंगे, उसका एक चुनाव किया हमने। लेकिन आप जानते हैं प्रकाशन होता है तो आपके ऊपर बहुत दबाव होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं और सारे, लेकिन ये बनाया कि तो मतलब ये जाना चाहिए लोगों को, इन कवियों की कविताएं जाना चाहिए। तो उसको छापा, बहुत सस्ते दामों में छापा, लोगों तक लेकर गए। क्योंकि हम जो चलाते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई ऐसी नेटवर्किंग नहीं है कि जो है वो सारे लोग किताब उठा रहे हैं, मंगा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने सवाल भी खड़े किए, बाकायदा आपके संगठन और आपके प्रकाशन से लोग निकले और उन्होंने लंबे लंबे लेख लिखे जो कि असंतुष्ट। लोगों ने पुस्तिका लिखी और केवल इस देश में नहीं, बाहर तक गया है वो, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को लगता है जो लोग, और ये लोग कौन हैं, ये संगठन से बाहर किए गए लोग हैं। देखिए, कोई संगठन में नहीं, वो तो कहना कि आप बहुत ऑटोक्रेटिक हैं इस वजह से। नहीं, इतना ही नहीं कहा है उन्होंने, इतना ही नहीं कहा है। आलोचना, और जब हम एक ग्रुप में काम करते हैं, आप भी काम करते होंगे, तो कोई कमी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप उस पर बैठकर बात करते हैं, ठीक है। उस बात को क्या बोलते हैं? आलोचना बोलते हैं। वह आलोचना मित्रता पूर्वक हुआ करती है। कम्युनिस्टों की आलोचना 2 टूक हुआ करती है, जो भी चीज़ है। और एक सही संगठन में गलत तत्व नहीं पनप सकते हैं। ये लोग, ऐसे लोग जो लोग गए, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत लोग तो अपना न्यूज़ वो चला रहे हैं और ये चला रहे हैं, और ना हम लोग कभी उन कहानियों में गए कि किस तरह का की नैतिकता, चारित्र्य, बहुत हम जाना भी नहीं चाहते। हमने अपनी ओर से कभी नहीं कहा, हमने केवल राजनीतिक बातचीत की, ठीक है। और एक ज़रूरत से इसको खड़ा किया गया।
और उसको बहुत लोगों ने कहा कि इन्होंने तो करोड़ों का इनके पास जो है वो है, कितना घर कब्जा कर लिए है, लेकिन इसको गिना नहीं पाते हैं कौन सा घर कब्जा किया है। ये बात भी बहुत आती है, कब्जे वाली बात भी बहुत। किस लिए कब्जा का है, जरा एक बात भी बताए ना। कब्जा हमको तो लखनऊ में जो जगह है उसको तो कमला पांडे ने हम लोग को डोनेट किया, और हम लोग तो बाहर से आए हुए लोग थे। और अगर आप तो अभी बहुत यंग हैं, आप उस समय नहीं आते होंगे, उस समय जो लोग आते थे जनचेतना पे वर्ल्ड बुक फेयर में, एक बूढ़ी औरत को वो देखते थे। वो पहले सीपीएम में थी, ठीक है, सीपीएम की कार्ड होल्डर थी और बहुत जुझारू महिला थी। लालबाग में इंटर कॉलेज में हिंदी पढ़ाती थी, और वो अनुराग पत्रिका निकालती थी। उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया उनके नाम से। जब हम लोग लखनऊ में आए, उनसे परिचय हुआ, तो हम लोग के साथ घूमी, दिल्ली, जयपुर, गोरखपुर, जहाँ जहाँ हम लोग गए, चौराहे नुक्कड़ों पर लगाते थे, वहाँ आ जाती थी। बहुत जुझारू महिला थी। वो खड़ी हुई, वो कहीं कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, मैं चाहती हूँ कि ये हमारे वहाँ से हो, यहाँ पर जनचेतना खुले, यहाँ पर ये हो। फिर उन्होंने उसको ट्रस्ट बनाया, अनुराग ट्रस्ट अपने बेटे के नाम से बनाया, और अपनी फैमिली में से किसी को नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली का कोई रहेगा तो हमेशा रोक लगाएगा, क्योंकि वो लोग राजनीतिक नहीं है। कमला पांडे राजनीतिक थी, सीपीएम के पॉलिटिक्स से आई थी, सीपीएम की कार्ड होल्डर थी, वो उन्होंने छोड़ा, ठीक है, और हम लोग के साथ वो आकर खड़ी हुई। उन्होंने उसको बनाया, ट्रस्ट बनाया, और न केवल बनाया, उस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया खुद, और अपना वसीयतनामा लिखा और उसको छपवाया। वो है सारा चीज़। और प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में बुलाया, उसकी अध्यक्षता नरेश सक्सेना ने की थी, और वहाँ खड़ी होकर हम लोग कुछ नहीं बोले थे, हम लोगों ने संचालन भी नहीं किया था। खड़ी होकर उन्होंने सारे प्रेस के सामने में सीपीएम के सारे परिचितों को बुलाया था, अपनी बेटियों को बुलाया था, दामादों को बुलाया था, सबको बुलाया था कि मैं ये इन लोगों को के सुपुर्द करके जा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे बेटियों ऐसे ऐसे हमारे बच्चे बहुत कर लेंगे, ऐसा मैंने बेटियों को बना दिया है। मैं चाहती हूँ ये किताबों के लिए ये जगह जानी जाए, लाइब्रेरी के लिए ये जगह जानी जाए, हमेशा इसको इस रूप में याद किया जाए। उन्होंने ये दिया, और ये देने के पीछे उनका 4 साल का आग्रह था। हम लोग टाल रहे थे उसको, लेकिन वो जब और कह दिए कि सोच लीजिए इसमें, तो वो हमारी विचारधारा के नज़दीक आई। उन्होंने अपना सब कुछ दिया। और ये जो किताबें छपती हैं ना, कोई फंड वंड नहीं है, हम सब लोग जो है वॉलंटियर हैं, अपना अपना काम करते हैं। लोगों से सही, लोगों को अविश्वसनीय लग सकता है कि लोगों से सहयोग छुटाकर 400-450 किताबें हम लोगों ने छाप ली। ये जगह बन गई, यानी हमारी राजनीति में वह ताकत है, वह दम है, हमारी ईमानदारी पर लोगों को भरोसा है, इसलिए लोग सहयोग करते हैं। आपको और नुक्कड़ों, चौराहों, ट्रेनों में, सब जगह हम लोग, मैं खुद अभियान चलाती थी, सब जगह अभियान चलाते थे। बहुत ऑटोक्रेटिक व्यवहार उनको लग सकता है जिनकी कुछ ऐसी कमजोरियां होंगी जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी, उस पर बोला होगा। और केवल हमने नहीं बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला। लेकिन अगर कोई स्त्री बोल दे, चाहे वो कोई भी संगठन हो, स्त्री अगर बोल दे, तो आज का भाई मर्द बहुत हर्ट होता है अंदर से, अगर आप उसकी आलोचना करें, बहुत हर्ट होता है वो। बात सही हो, वो कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन हर्ट बहुत होता है। तो अब उसको ऑटोक्रेटिक व्यवहार था, तो आप कहते वो बात। दूसरी बात है कि बहुत गंदी गंदी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। ऐसे लोग हमारे संगठन में नहीं टिक सकते हैं, कभी भी नहीं टिक सकते हैं, अगर जब तक आप खुद को जिस तरह से मार्क्सवादी बताती हैं और एकदम डंके की चोट पर कहती हैं कि मैं मार्क्सिस्ट हूँ, तो फिर आपको सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई जितनी मार्क्सवादी पार्टियां हैं, इनमें भरोसा क्यों नहीं है? आपने अपना अलग से संगठन उनकी तो हम अलग से आलोचना करते हैं। देखिए, लेनिन ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, संशोधनवाद। संशोधनवाद क्या होता है? ऊपर खोल कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। जिस समय, एक समय में सीपीआई की बहुत ही अच्छी भूमिका थी, प्रगतिशील भूमिका थी। जब वह संसदीय रास्ते पर गया, ठीक है, संसद में लेनिन भी गए थे संसद में, लेकिन वो कुछ 1-2 लोगों को भेजा था चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए। हम भी जा सकते हैं कभी, लेकिन वो इसलिए कि हम उस मजदूर वर्ग के पक्ष को रख सकें, अगर रखने की स्थिति हो। ये गए तो उसी में डूब गए, ठीक है। उसके बाद उससे सीपीएम अलग हुई। सीपीएम भी जो कर रही है, बंगाल में जो किया उसने सबके सामने है। और जहाँ जहाँ इनका राज्य हुआ, जो हुआ सब है। तो ये पार्टियाँ जो सही मायने में कम्युनिस्ट खोल में संशोधनवादी पार्टी है, जो इस व्यवस्था की चौहद्दी के भीतर रहकर सारे उन बुर्जुआ
कामों को कर सकती है। इनकी जहाँ जहाँ सरकारें बनी है वहाँ हम देख सकते हैं और हम खुले तौर पर उनकी आलोचना करते हैं और लिख के भी बहुत किया है, मंचों से भी किया है और हम अपनी बात रखते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है बढ़ती है तो वो आलोचना, आत्मालोचना के दौर से ही आगे बढ़ती है। और हम लोगों ने अपना अलग रास्ता बनाया। आप देख लीजिए, सीपीआई से, सीपीएम से, साहित्य की बात छोड़िए, राजनीति की बात छोड़ दीजिए, सीपीआई, सीपीएम और जन संस्कृति मंच, उन संगठनों की आप जो उनकी पॉलिटिक्स है वही तो उसमें दिखाई देगी। वो ऐसे लोग जो दीनदयाल उपाध्याय की अब प्रशंसा करते हैं, ऐसे लोग जो छिनाल प्रकरण तमाम चीज़ों में सब लोग उसके अध्यक्ष बने हुए हैं, ना कहीं कोई माफिया। ऐसे सब लोग जो लोगों का चीज़ चुरा चुरा के लिख के अपना पूरा कोथा तैयार कर दे रहे हैं, उस पर बात होती है, उस पर एक शब्द बोलते, ये सभी जिम्मेदार लोग हैं। कैसे ये संगठन ऐसा बन गया? ये किसी कम्युनिस्ट संगठन का सांस्कृतिक फ्रंट तो, साहित्यिक फ्रंट तो नहीं कहा जाएगा जहाँ ऐसे तत्व हों। तो आप अपने संगठन के माध्यम से वो शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं एक तरीके से? नहीं, शुद्धिकरण का काम मैं कतई नहीं कर रही हूँ। मैं जो हमारा संगठन जहाँ जो गड़बड़ है राजनीतिक रूप से, विचारधारात्मक रूप से, वहाँ उसकी आलोचना करता है और किस तरह से होना चाहिए उस तरह से वो अपने कामों को अपने कामों के माध्यम से दिखाता है, खाली बातों के माध्यम से नहीं दिखाता है। ये तो बहुत ही मतलब ये तो लोकतांत्रिक तरीका तो नहीं है, मतलब इसको कैसे मैं कहूँ कि आप खुद को सही माने बाकी सबको गलत माने, ये तो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। नहीं, सही जब जिसको हम, जैसे कोई जिसको गलत मानता है तो उस गलत बात को करता है अपने तर्कों के साथ, करता है, ठीक बात। तो अगर वो गलत कह रहा है और जाहिरा तौर पर कोई व्यक्ति वही बात करेगा, अपने को सही मानता है तभी तो कहता है। गैलीलियो ने, ब्रूनो ने कहा अगर पृथ्वी गोल है, किसी वैज्ञानिक ने कहा कि अगर सेब ऊपर से नीचे गिरता है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, तो सही मानता होगा, प्रयोग किया होगा, सही मानता होगा, तभी तो करता होगा, ऐसे तो नहीं कहता होगा। तो उसको कहने के लिए ये थोड़ी कोई उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि तुम ही सही हो, जो लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है वो सही, वो नहीं, गलत है, ऐसा तो नहीं कह सकता है। विज्ञान के मामले में जो है एक सार्वभौमिकता होती है और विज्ञान की बात दो डंके की चोट पर सच्चाई के साथ कही जाती है और उसमें गलत है तो आप रखिए। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ ना कि आप सही हैं सब गलत हैं। अगर गलत है तो आप बताइए ना कि कहाँ कहाँ गलत है और उसको ना सुने तब कहा जाए कि ये तो दलील है। कहते हैं नहीं जी, सबके खिलाफ हो जाना, सब पर उंगली उठाना और ये कहना कि हम जो कह रहे हैं वो सुना जाना चाहिए। किसके खिलाफ हो गए और किस पर उंगली उठाया? आप पूरे साहित्यिक समाज पर उंगली उठाती हैं एक तरीके से। नहीं, मैंने उठाया नहीं, धीरे धीरे नहीं, इस रूप में नहीं उठाया। साहित्यिक दुनिया में आप ये बताइए कि एक तरह का अवसरवाद, दंड फंद, मठाधीशी, उठाना गिराना, उठार पछाड़ का खेल है कि नहीं? शुरू से चल रहा था? नहीं, शुरू से नहीं चल रहा था, थोड़ा बहुत चलता था, ये इस रूप में इतने गंदे और भद्दे रूप में नहीं था। ये है कि नहीं पहले ये बताइए, और इसको कहा जाना चाहिए कि नहीं पहले ये बताइए। तो वो, और ये तो एक उसूली और सैद्धांतिक मसला है ना, ये कोई व्यवहारिक मसला नहीं। मैं किसी व्यक्ति को थोड़ी कह रही हूँ, मैं किसी स्त्री को नहीं कह रही हूँ अलग से। उसकी कविता में जो है उस कविता पर मैं बात कर रही हूँ, उसके विचारों में जो है उन विचारों पर बात कर रही हूँ, ठीक है? तो वो तो कहा जाना चाहिए। क्या इसके पीछे आपके भीतर किसी तरह की इनसिक्योरिटी भी काम करती है? नहीं, मेरे भीतर कोई असुरक्षा नहीं काम करती है। मैंने साहित्य से कभी कुछ चाहा ही नहीं। मैं अपना रचना कम, मेरा जो रचनात्मक दबाव है जो वो है उसके तहत मैं लिखती हूँ, लेकिन कभी मैंने पद, पीठ, पुरस्कार हमेशा उसके मैं खिलाफ खड़ी नहीं। मैंने लिया भी है कुछ पुरस्कार। हाँ, और जब मुझे जब जहाँ पर मुझे पता चला कुछ और बातें जो आपको सब ने आप मुझे बुला रहे हैं, आज तक ने मुझे बुलाया, तो आज तक तो सब देखते हैं जानते हैं, तो मैंने उनसे बताया कि आपका मंच क्या क्या करता है, आप आइंदा से कभी मुझे मत बुलाइएगा। मैं नहीं आ सकता। आप गई वहाँ पर, आपने किया? नहीं, मैंने कहा था मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं नहीं ऐसे मंचों पर जाती हूँ। कुछ लोगों ने दिया तो मैंने पहले क्लियर किया कि भाई कोई फंड, कोई राजनीतिक व्यक्ति मंच पर तो नहीं शेयर करेगा, कोई ऐसे सब चीज़ क्लियर करके जाती हूँ। कभी कभी ऐसा, जैसे कि एक बार जयपुर में हुआ, जब पता चला, वो क्या नाम था, और वो बाद में मुझे फेसबुक से पता चला, तो मैंने कहा था, फिर बाद में मना कर दिया
मेरा नाम भी छप गया था। मैंने मना कर दिया, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, जिन उसूलों को मैं लेके चलती हूँ वहाँ मैं कोई समझौता अपने मरते दम तक नहीं करने वाली हूँ। इसको जिस तरह से भी लिया जाए, अगर इस तरह से दिया जाता तो कभी चारवाक दर्शन आगे नहीं बढ़ता। उस समय में चारवाक ने जिस तरह से सारी चीज़ें, हमारे जो है आदर्श तो वही लोग हैं जो विचारों पर अडिग रहे, जहाँ से दुनिया बढ़ी। कभी जो है वो कोई विज्ञान आगे नहीं बढ़ रहा, पृथ्वी गोल है नहीं कहा जाता, वो क्या नाम है, सेब जमीन पर गिरता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है यह नहीं कहा जाता। ईश्वर की सत्ता पर कभी सवाल नहीं उठाया जाता, जो आप पहले करने वाले थे, शुरू में बता रहे थे। ईश्वर की सत्ता पर सवाल उठाकर स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का नारा नहीं आता जब राजा दैवीय शक्ति हुआ करता था। ये सब कभी नहीं उठता। ये सब तो उस दौर के चिंतकों ने, उस दौर के दार्शनिकों ने उठाया, और लोगों को जहर का प्याला भी पीना पड़ा, आग में जलाया भी गया, सब कुछ किया गया। तो वो खतरा तो वो उठाते हैं, लेकिन क्या सच नहीं बोलते हैं? सच के साथ खड़ा होना जो है सबसे दुश्मनी मोल लेना है। जो दुश्मनी मोल लेता है उसको अपने बारे में सोचना चाहिए, वो दुश्मनी क्यों बोल रहा है। जो कह रहे हैं आप उस पर बात करिए ना, जब वो बात ना माने और ना कहे तब आप कहिए। ठीक, जितना काम किया अब तक उससे संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि हो गई तब तो जीवन ही खत्म हो गया। संतुष्ट किसी चीज़ से नहीं है। किसी चीज़ का मलाल? बहुत सारी चीज़ है। कोई ऐसी चीज़ लगता हो नहीं करनी जैसे चाहिए? संगीत में नहीं, संगीत के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा वो था, मैं नहीं कर पाई। मैं बीच बीच में कभी कभी ऑनलाइन शुरू करती हूँ सीखने का, और जो राग सीखा था वो राग फिर मुझे याद आ जाता है, फिर वो छूट जाता है, क्योंकि ज़िंदगी कहीं का कहीं ले जाती है, तो वो छूट जाता है, वो नहीं सीखा। बाकी कोई द्वंद्व नहीं रहा। जो ज़िंदगी हमने चुना उसके बारे में कभी नहीं सोचा कि इसे छोड़ देना चाहिए, इसके अलावा भी कोई जीवन हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा जीवन देखा है। इस जीवन जो आप जी रही हैं, इससे कुछ छूटा भी? मैंने तो पाया ही पाया है। लोग? देखिए, लोग, जैसे आप मेरे घर की बात किए थे, मेरे पिताजी तो बहुत विरोधी थे कम्युनिज्म के, और जब हम लोग काम कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक चटाई पर पूरा पोस्टर बनाया हमने और लिख दिया, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठे हाथ, तो ये डाल दिया। तो बहुत नाराज़ हुए, पिताजी नहीं रहे, तब तक हम लोगों का वो रहा। तो देखिए, विचारों और उसकी लड़ाई जो है बहुत पुरानी है। ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी चीज़ का मलाल आपको नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप टाल नहीं सकते हैं। आप टाल सकते हैं तब जब आप उनके हिसाब से सोचना शुरू कर दें, उनके हिसाब से जीना शुरू कर दें, तब आप टाल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों अपनी अपनी जगह अडिग हैं तो दोनों का रास्ता अलग अलग हो ही जाता है। कोई ऐसा काम जो कात्यायनी करना चाहती थी, कर नहीं पाई और करना चाहती हैं? देखिए, एक तो मैंने संगीत का बताया ही, कभी भी मौका मिलेगा तो मैं जैसे मान लीजिए, कल्पना करें कि कोई ऐसा, अभी जैसे हमारे कामों का क्षेत्र अलग हो गया है। पहले तो मैं बहुत दौड़ती थी बहुत लोगों के, अब थोड़ा दूसरे तरह का हो गया है। आगे आने वाले समय में मेरी उम्र 64 साल की हो गई है। आगे आने वाले समय में कभी कोई ऐसा समय आएगा तो मैं फिर से अपनी संगीत शिक्षा शुरू करूंगी। और आज के दौर में ये आसानी हो गई है कि आप ऑनलाइन सीख सकते हैं किसी टीचर को रख के, तो वो करूंगी। दूसरे, मेरी एक वो है कि एक उपन्यास का प्लॉट मेरे दिमाग में है, मैं नहीं जानती हूँ लिख पाऊंगी कि नहीं, जिसमें मैं सोचती हूँ कि आज़ादी के समय से लेकर और ये नौ उदारवाद जो आया है वो पूरा समय सिमटा हो। उस समय के लोग, उस समय की चीज़ें, वो सब, बहुत सारे नोट्स भी मैंने लिए हैं, बहुत सारे पात्रों स्केचिंग की है, बहुत सारा इस तरह किया है। मैं नहीं जानती हूँ मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं जानती हूँ। अगर कर ली तो चलिए, अच्छा है। आप उपन्यास पूरा करें, जो तेवर आपके हैं उस तेवर के साथ ही आप ऐसे ही रहें जैसी आप हैं, और लगातार लिखती रहें, सृजनरत रहें, आपका प्रकाशन ऐसे ही काम करता रहे। जिन मूल्यों के साथ आप हमेशा से खड़ी रही हैं उन्हीं के साथ खड़ी रहें, और ऐसे ही
मुखर होकर सबको जवाब भी देती रहें, जैसे आपने आज मुझे भी दिए हैं। बहुत बहुत जी, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके सारे सवाल, मुझे इतना तो पता था कि आप काफ़ी तैयारी के साथ रहते हैं लेकिन इतना नहीं पता था कि आप इतने राजनीतिक सवाल करेंगे। मैंने सोचा था कि साहित्यिक दायरे में ही आप रहेंगे। नहीं तो लेकिन आपकी चलिए, कविता अच्छा पर राजनीतिक बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और आलोक धनवा तो कहते हैं किसी भी कविता पर राजनीतिक सवाल नहीं हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, होना ही चाहिए। और आपकी तो विचारधारा खैर रही भी है, आप शुरू में स्वीकार कर चुकी हैं, इसलिए भी बहुत शुक्रिया संगत में आई। मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम का अंत आप एक कविता को पढ़कर ज़रूर करें। ज़रूर, मैं एक कविता पढ़ देती हूँ। कविता है, उम्र दराज मुसाफिर की चंद हिदायतें, चंद सलाहें। कविता और रिश्तों में कभी पैबंद साजी और रफूगिरी नहीं की जाती। हृदय उड़ेल दिया जाता है, दूध और तेल की तरह नपना से नाप कर या तौल कर नहीं दिया जाता। किसी से मिलने वाले प्यार व दोस्ती को दर्जी के फीते से नहीं नापा जाता। चौहद्दी तय करके सपने नहीं देखे जाते, उसूलों के सौदे नहीं किए जाते, ज़मीर से किए गए वायदे कभी तोड़े नहीं जाते, पतंग की तरह डोर से बंध कर उड़ाने नहीं भरी जाती, विचार कभी छिपाए नहीं जाते, आंखें छलछला ही आए बेसाख्ता तो छिपाना नहीं, लेकिन अपने आंसुओं को हमेशा कविता और यादों की धरोहर मान बचाए रखना। भावुकता प्रकट करने और शब्दों के इस्तेमाल में किफ़ायतशारी बरतना, और चाहे अनंत कष्ट उठा लेना, रौरो नर्क की यातना भुगत लेना, लेकिन विचारहीन उल्लास को अपना शरण न बनाना। खोए हुए प्यार, टूट चुकी दोस्तियों, बीत चुके दिनों और वापस लौट चुके हम सफ़रों की वापसी की प्रतीक्षा नहीं की जाती। जीत की गारंटी लेकर युद्ध नहीं लड़े जाते, खोजी यात्राओं के नक्शे नहीं निकलवाए जाते, जिंदगी की किताब की कभी जल्दसाजी नहीं की जाती, उम्र के दिन गिनकर नहीं बिताए जाते, मौत का इंतज़ार नहीं किया जाता, प्यार का हिसाब नहीं किया जाता, क्रांतियों का टाइम टेबल नहीं बनाया जाता। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उन्होंने मुझसे एक वचन लिया था अपनी मृत्युशैया पे। उन्होंने कहा, बेटा संगीत की, कलाकारों की बहुत सेवा करना, उनका सम्मान करना, जो सेवा मैं नहीं कर पाई वो तुम करना। विद्यानिवास जी को फिर मेरे फादर ने मेरी लिखी कविताएं भेजी और उन्होंने कहा कि ये लिख पढ़ रहा है, कुछ करना चाहता है और साहित्य में ही आगे जाना चाहता है, इसको करने दिया जाए। मैं अयोध्या के उस एस्पेक्ट को लिखना चाहता था जो यहाँ की 40-50 किलोमीटर की परिधि में बात होकर रह जाती थी। 97 में वो जो संग्रह आया, मेरी दादी बहुत खुश थी और 98 में उनको नहीं रही, उनको कैंसर हो गया और उनका देहांत हुआ। मेरा कुछ भी जीवन में बनते हुए उन्होंने नहीं देखा। मुझे सिनेमा संगीत में सबसे प्रॉब्लम क्या होती है, जब लोग ट्रिविया पे बात करते हैं, ट्रिविया लेखन की बात करते हैं, हमने ये सुना है, फलाना ये हुआ, तो आपने कहाँ से सुना? कितना कवि माना जा रहा हूँ, कितना क्रॉनिकलर माना जा रहा हूँ, कितना संगीत का जानकार माना जा रहा हूँ, या सबका मिला के घाल मेल कुछ नहीं माना जा रहा हूँ। ये सब समय पे छोड़ देना चाहिए।